केवल भगवान शिव ही ऐसे हैं जो किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं। तो भाग्य या कर्म किस चीज़ को प्रमुखता देनी चाहिए, क्या प्रधान है? इस कोठरी के अंदर कोई क्रोश है तो आपके पास धन होने के बाद भी कुछ नहीं होगा कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा। अगर प्राण की गति रुकी तो हमारा भाग्य समाप्त। माता के गर्भ में ही हमारा भविष्य लिख दिया जाता है। जिस प्रकार से गाना कोई खराब नहीं होता, गाने वाला खराब होता है, उसी प्रकार से ज्योतिष भी 100% सही है, लेकिन उसको अच्छा बताने वाला उसका वैज्ञानिक होना चाहिए। यदि ये मछली का साइन बन जाए शुक्र पर तो कमल के समान सुंदर मुख वाली बीबी। ये सूर्य यदि किसी व्यक्ति का बैलेंस है, अच्छा है, उठा हुआ है, इस पर कोई मछली का साइन है, तो व्यक्ति के लिए करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है। व्यक्ति के घर में यदि माटी के बर्तन हो तो आराम से सोएगा, सोने के बर्तन हो तो नहीं सो पाएगा। नहीं सो पाएगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि पैसा आता तो है बस रुकता नहीं है, गलत आदतों में मन जा रहा है। चांदी की चैन तत्काल पहन लेनी चाहिए। क्या भगवान शिव की आराधना से आयु बढ़ सकती है? 100% आयु बढ़ती ही है। जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती, सबसे ज्यादा लकी वही व्यक्ति होते हैं, क्योंकि पैसा चलायमान है। लक्ष्मी केवल नारायण के पास टिकती है। हम साधारण लोग, हम जैसे जो ज़्यादा नहीं जानता है इसके बारे में, वो तो इसको मान के चलता है कि ये पैसे की कोठरी है। यहाँ पे अगर कोठरी बनी है, ब्लॉक है, तो पैसा रुकेगा नहीं रुकेगा। क्या होता है वो साइंस पैसे वाला? किसी के लिए इन हाथों में जिंदगी लिखी है तो कोई कहता है मैं अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिखूंगा। लेकिन इन दोनों लोगों के बीच एक कॉमन सवाल हमेशा चलता रहता है कि आखिर इन हाथों की लकीरों की सच्चाई क्या है, इसका आधार क्या है। ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको आज इस इंटरव्यू में मिलेगा, क्योंकि आज हमारे साथ हैं आचार्य वशिष्ठ महादेव। सबसे पहले आचार्य वशिष्ठ जी कुछ अपने बारे में बताइए। जी, हमारा नाम आचार्य वशिष्ठ है और ये आचार्य की उपाधि हमने सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार गुरुकुलम से ली है। और बचपन से ही हमारे माता पिता ने और हमारे गुरुजनों ने हमें गुरुकुली शिक्षा में पढ़ाया। और हमारे दादा और हमारे परदादा पहले से ही ज्योतिष का कार्य करते आए हैं और हस्तरेखा, वास्तु और विवाह कराना, विवाह सजाना, इस प्रकार की अन्य क्रियाएं और आयुर्वेद में निपुण रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए वंशानुक्रम ये परंपरा हमने भी चलाई है और हमें अच्छा लगा तो हमने एस्ट्रोलॉजी में आगे अनुसंधान करने का प्रयास किया है। आपने एस्ट्रोलॉजी की बात की, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हस्तरेखा और ज्योतिष क्या दोनों कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, क्या हस्तरेखा इसी का पार्ट है? ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करिए। हस्तरेखा सामुद्र शास्त्र, लक्षण शास्त्र की है, जिससे हम देखते हैं कि हमारे शरीर के लक्षण, शरीर में जो हम अच्छे सत्कर्म और गलत कर्म ज़्यादातर करते हैं वो अपने हाथों से करते हैं, हाथों से दान करते हैं, तो हाथों का अत्यधिक महत्व है। और ब्रह्मा जी माता की गर्भ में ही आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनम एव च पंचेतान विसृज्यन्ते गर्भस्तस्यैव देयिना। माता के गर्भ में ही हमारा भविष्य लिख दिया जाता है, जिसमें आयु हमारी पहले से निहित रहती है, कर्म हम कैसे करेंगे और उसके बाद वित्त, पैसा हमारे पास कितना रहेगा, ये सब चीज़ें हम अपनी हस्तरेखाओं से आराम से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेट करता है, तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करता है, क्योंकि इसमें 9 ग्रहों का आधार लिया गया है। हाथ में 12 राशियाँ होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, जिनके आधार पर प्रेडिक्शन दी जाती है। अच्छा। अब जिसके हाथ में देखने के लिए मिलता है कि किसी के पास कुंडली नहीं है, जन्म समय उसको नहीं पता है, और कई बार एक ही समय में कई सारे बच्चे पैदा होते हैं जिनका अलग अलग भाग्य होता है। और अंकों का खेल ऐसा होता है कि एक भी अंक आगे पीछे हुआ तो कुंडली आपकी बदल जाएगी। तो कुंडली में चांस कम रहते हैं कि आपके पास सही डेट ऑफ बर्थ हो, लेकिन हाथ तो आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसलिए हम हस्तरेखा देखना सुलभ है। सुलभ हस्तरेखा देखना है, सटीक क्या है, कुंडली या फिर हस्तरेखा? देखिए, जिस प्रकार से सूर्य अपनी जगह दिन में सटीक है, उसी प्रकार से चंद्रमा अपनी जगह रात्रि में सटीक है। तो दोनों को हम गलत कहीं भी नहीं ठहरा सकते, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। यदि किसी के पास प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ है तो वो आप अपनी कुंडली, अपने चार्ट से आप देखिए कि आपकी दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा कैसे चल रही हैं। वहीं आपके पास यदि आपको कुंडली में डाउट है तो आप अपनी हस्तरेखा देखिए और फिर ग्रहों की दशा देखिएगा और हस्तरेखाओं में चिन्ह देखिए और हस्तरेखाओं का रंग, रूप, आकार एक अच्छे हस्तरेखा शास्त्री से अपने हाथ को पढ़वाइए। मतलब दोनों का मेल होता है, जो कुंडली कहती है वही हस्तरेखा कहती है, या कई बार ऐसा होता है कि कुंडली कुछ और कह रही है और हस्तरेखा कुछ और कह रही है? ऐसे में देखा जाता है कि कुंडली व्यक्ति की गलत होती है, उस समय पर उसकी कुंडली सही बनी हुई नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि बहुत व्यक्ति ऐसे भी हैं जो हस्तरेखा देखकर कुंडली बनाते हैं और कुंडली देखकर हस्तरेखा बनाते हैं।
तो ये एक दूसरे से बिल्कुल 100% रिलेट करती हैं, ये अलग भिन्न नहीं है। जिसके हाथ में चंद्रमा उच्च का होगा उसकी कुंडली में भी चंद्रमा उच्च का होगा। अच्छा। जिसके हाथ में चंद्रमा की स्थिति बैलेंस होगी उसकी कुंडली में भी चंद्रमा की स्थिति बैलेंस होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों अलग नहीं है। एक हस्तरेखा शास्त्री को कुंडली देखने भी आना बहुत ज़रूरी है, और एक हस्तरेखा शास्त्री के साथ साथ अगर कुंडली विशेषज्ञ है, कुंडली का वैज्ञानिक है, तो उसको हस्तरेखा देखना, वास्तु देखना, सभी विधाओं का वैज्ञानिक होना जरूरी है, तभी वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। आप मतलब हस्तरेखा को लेकर एक बहुत कॉमन सा मिथ है कि पुरुषों का जो है दायां हाथ देखा ना जाना चाहिए और महिलाओं का बायां हाथ देखा जाता है, ऐसा कुछ होता है? देखिए, ये कोई मिथ नहीं है। हाँ। ऐसा लिखा हुआ है, वाम भागे टू नारीणाम दक्षिणे पुरुषस्य च। हाँ। महिलाओं को हमेशा बाईं ओर किया जाता है, बायां हाथ उनका प्रधान रहता है। हाँ। और पुरुष का दायां हाथ प्रधान रहता है। कि वाम भागे तो नारीणाम दक्षिणे पुरुषस्य, दक्षिण मतलब दायां हाथ, ये हमेशा पुरुष का प्रधान होता है। तो ऐसा शास्त्र सम्मत है। लेकिन पहले के ज़माने में जो महिलाएं थीं वो घरेलू कार्य ज़्यादा करती थीं, पुरुष के अधीन रहती थीं, जिसलिए वाम भाग रहती थी, यानी पीछे रहती थी। आजकल पुरुषों से भी ज़्यादा आगे महिलाएं जा रही हैं। आप दिल्ली में देखेंगे मेट्रो महिलाएं चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ाती हैं। तो अब समानता अधिक हो गई है, जिसके कारण से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों ही देखे जाते हैं। अच्छा। महिला का एक्टिव हैंड पहचानना होता है जी। ये भी मिथ है कि अगर कोई लेफ्टी है तो उसका लेफ्ट हैंड देखें, कोई राइटी है तो उसका राइट हैंड देखें, ऐसा नहीं है। अगर पुरुष है तो उसका राइट हैंड ही प्रधान माना जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ों को हम साक्षरता देने के लिए, सटीकता दिखाने के लिए उसके दोनों हाथों का परीक्षण करते हैं। कौन सी जो रेखाएं हैं सबसे प्रभावी होती हैं और कितने टाइप की मतलब रेखाएं होती हैं? बिल्कुल, आपने एक अच्छा सवाल किया है। जो रेखाएं होती हैं वो अनेक प्रकार की होती हैं। यूँ तो 10,000 रेखाएं हस्तरेखा के अंदर होती हैं, अलग अलग 10,000 रेखाएं। अच्छा। लेकिन उसमें से लुप्त होते होते कम से कम 150 रेखाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति देख सकता है। अच्छा। वरना फिर लेंस के माध्यम से और अलग अलग जो हमारे फिंगरप्रिंट हैं इनके अंदर बनने वाले चिन्ह हैं उनके माध्यम से देखी जाती हैं। सबसे पहले तो अपनी जो मुख्य प्रभावी रेखा है वो भाग्य रेखा है। क्योंकि भाग्य के लिए ही तो हम किसी हस्तरेखा शास्त्री के पास जाते हैं, कुंडली विशेषज्ञ के, कि हमारा करियर, हमारा भाग्य किस प्रकार का रहने वाला है। तो जब हम भाग्य रेखा की बात करते हैं तो इसको हम दशा रेखा कहते हैं। दिशा यानी किधर हमारी दिशा मुड़नी चाहिए, हमें किस दिशा में हमारी दशा रेखा, दिशा रेखा लाभ देने वाली है, जिसे हम भाग्य रेखा, फेट लाइन बोलते हैं। फेट लाइन का हाथ में अच्छा होना बहुत अच्छा माना जाता है। इसी में काफ़ी मिथ भी हैं कि किसी के हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं होती है। तो अब उसका क्या होगा? तो उसका कोई प्रारब्ध नहीं है। क्या ये मिथ है कि मतलब भाग्य रेखा नहीं होती? नहीं, भाग्य रेखा नहीं ऐसा होती होता है है। कि नहीं होती? होती है भाग्य रेखा, लेकिन कि बाद में जाकर बनती है। अच्छा। ऐसा होता है जैसे हमारे पूर्व जन्म में हमने क्या कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, किसी को सताया है, किसी की हेल्प की है, उसके आधार पर हमें भाग्य के रूप में यहाँ पर जन्म मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेता है किसी मंत्री के घर में, कोई व्यक्ति जन्म लेता है झोपड़पट्टी में, तो वो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? उसको भाग्य ही तो बोलेंगे। तो उस भाग्य, अब वो कैसे निर्धारित करते हैं? यमराज और अन्य अन्य व्यक्ति कैसे निर्धारित करते हैं ब्रह्मा जी की इसको कहाँ पर जन्म देना है? वो हमारे प्रारब्ध, ये प्रारब्ध आपने कई बार सुना होगा। प्रेमानंद जी महाराज, अन्य अन्य जो धर्मावलंबी हैं, धर्मगुरु हैं, वो बताते हैं कि जो प्रारब्ध है उसके आधार पर भाग्य बना है, भाग्य के आधार पर रेखा और ग्रह नक्षत्र बने हैं। तो उसी को देखते हुए व्यक्ति जन्म लेता है, और वो जन्म कहाँ लेगा इसका प्रारब्ध पहले से निर्धारित करके रखता है। एक बहुत फेमस लाइन है कि आपने सुना होगा कि जन्म आप गरीब पैदा हुए इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं था, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपका पाप है, ये आपने अपना काम सही से नहीं किया। तो भाग्य या कर्म किस चीज़ को प्रमुखता देनी चाहिए, क्या प्रधान है? देखिए, अब इसमें कर्म और भाग्य का कॉन्सेप्ट लग जाता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, है नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट है। एक है कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। तो इन दोनों में आप जानना चाहते हैं कि कौन सा सटीक है, कौन सी बात सही है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कर्म से भाग्य बदलता है क्या? बिल्कुल। भाग्य रेखाएं जो आप कह रहे हैं भाग्य रेखा होती नहीं है, कभी कभी देरी से बनती है। देरी से बनती है, 30 साल के बाद। क्या वो कर्म आधारित होती है, कैसे होता है? इसको अगर हम सिंपल वे में लें तो मेन रूप से जब हम देखते हैं तो हमारे हाथों में उतनी रेखाएं नहीं होती हैं जब हम पैदा होते हैं, जितनी रेखाएं बड़े होने के बाद बन जाती हैं। तो जैसे कि डायरेक्शन है, दिशा रेखा क्या करती है? दिशा रेखा उस दिशा में जाती है जिस दिशा में व्यक्ति कर्म करता है। हर 5 साल के बाद दिशा रेखा बदलती है। यानी किसी व्यक्ति को विदेश जाना हो तो चंद्र पर्वत से उठकर दिशा रेखा ऊपर के लिए जाएगी, यानी कि दिशा रेखा यानी भाग्य रेखा उस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। जैसे आप कार्य आज कर रहे हैं, अभी हम पॉडकास्ट का, तो अभी शुक्र से रिलेटेड हम अपनी प्रतिभा का कार्य कर रहे हैं।
कल से ही अगर हम IAS PCS की तैयारी करने लग जाएं या PCS की ओर जाएं तो वो वहाँ पर हमारी जो भाग्य रेखा है वो सूर्य पर्वत की ओर जाने लग जाएगी और सूर्य रेखा मजबूत होने लग जाएगी। अच्छा तो जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे भाग्य बदलता है और भाग्य की रेखाएं बदलती हैं। अच्छा, आपने अभी भाग्य रेखा की बात की और चंद्र पर्वत की बात हाँ की, जी, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप दिखाएं उसको कि बिल्कुल कहाँ बिल्कुल। भाग्य रेखा होती है, कैसे क्या होता है। सबसे पहले सभी दर्शक चेक करेंगे, आप भी देखेंगे कि ये जो मणिबंध से रेखा निकलकर एक ऊपर के लिए आ रही है शनि पर्वत की ओर, ये हमारी दिशा रेखा, भाग्य रेखा, यही होती है हमारी रेखा जो हमें जीवन में अनेक अनेक उपलब्धियां, सफलता और हमें विजेता बनाती है। और चंद्र पर्वत यहाँ पर होता है अपना। इस चंद्र पर्वत से ये रेखा स्वच्छंद है। अगर ये चंद्र पर्वत से निकली है तो जीवन में अपने पार्टनर का सहयोग मिलता है। यदि मेल है तो फीमेल से सहयोग मिलता है और फीमेल है तो मेल पार्टनर से उनको 100% सहयोग मिलता है, यदि इस चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा ऊपर के लिए निकले तो। लेकिन यहाँ पर एक ये कर्मठ व्यक्ति की भाग्य रेखा है। अगर हम इस रेखा को देखें, केतु पर्वत से उठ के शनि पर्वत की ओर जाती है, तो ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं और अपने खुद के दम पर ही अपना कारोबार, व्यापार और अपनी मेहनत के बल पर अपनी नौकरी अर्जित करते हैं। अच्छा, किसी का सहयोग नहीं लेना पसंद। आपने वो चंद्र पर्वत की बात की, तो जो ये उठा वाला हिस्सा है, मान लीजिए ये वाला पार्ट है, तो क्या ये पर्वत कहलाता है? मतलब कुछ बना हुआ होता है, देख सकते हैं हम लोग कैसा होता है, क्या होता है वो थोड़ा सा? देखिए, रेखाएं स्वच्छंद हैं। रेखाएं किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकती हैं। रेखाएं आपके हाथ में, हमारे हाथ में और विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं सबके हाथ में रेखाएं हैं। लेकिन भाग्य रेखा आपको क्या देगी, उस भाग्य रेखा से आपको क्या लाभ होगा, ये बात मेन है। इस बात को जानने के लिए आप देखेंगे कि आपके हाथ में भाग्य रेखा की क्या स्थिति है। आप जैसे कि आपने चंद्रमा की बात की थी, हमने चंद्रमा की बात की, चंद्रमा से रेखा निकलकर, मैं ये जानना चाह रहा था कि यह चंद्र पर्वत जो आपने बताया, तो क्या ये निशान होता है या फिर उठे हुए भाग को कहते हैं? किस चीज़ को, पर्वत किस भाग को कहते हैं, मतलब क्या? इसमें कॉन्सेप्ट लगता है 5 प्रकार। हाँ। जब भी हम चंद्र पर्वत को देखेंगे तो 5 दृष्टि से देखेंगे। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, और उसके साथ में देखते हैं क्रूर दृष्टि किसी ग्रह की तो नहीं है, सप्तम दृष्टि क्या है, नवम दृष्टि क्या है, इस प्रकार से देखते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं इसमें कि हाथ में जो पर्वत है वो उठा हुआ है, उभार लिए हुए है, सॉफ्ट है या कठोर है। सबसे पहले ये देखते हैं। उसके बाद हम उसका जो देखते हैं कलर देखते हैं। कलर देखने के बाद उस पर शुभ और अशुभ चिन्ह देखते हैं। अच्छा। काफ़ी सारे चिन्ह बनते हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे। उसके बाद जो देखा जाता है उस पर फिर रेखा का क्या प्रभाव है, उसमें रेखा है या नहीं है। ये सब देखने के बाद वो पर्वत गोलाई लिए हुए है या चौड़ाई लिए हुए है या फिर वो उसका आकार क्या बन रहा है। इन 5 दृष्टि से जब हम देखते हैं तो सबसे पहले उठा हुआ है तो एक ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि व्यक्ति को लाभ देगा चंद्रमा। चंद्रमा से उसका मन, विल पावर मजबूत होगी। उसके बाद अगर वो उठे होने के साथ साथ उस पर अच्छा चिन्ह है तो उसको उपलब्धि भी उसी दिशा में मिल जाएगी जो सा चिन्ह बना होगा और जिस दिशा के लिए जा रहा होगा। अब रेखा यहाँ से उठकर जिस भी दिशा में जाएगी उस दिशा में व्यक्ति अपना नाम बना सकता है। उसको अगर सही डायरेक्शन ले ले, सही समय पर अगर एक हस्तरेखा विशेषज्ञ से मिल जाए, अच्छे जानकार से, जिसने गुरुकुल परंपरा से पढ़ाई की हो या फिर अपने दादा परदादा से सीख ली हो, क्योंकि आप देखेंगे आमतौर पर ये ज्योतिषी घर घर में बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। जैसे एस्ट्रोटॉक बोल लो, एस्ट्रोसेज बोल लो, इन पे क्या करते हैं लोग 2-3 महीने का कोर्स किसी का खरीद लेते हैं और एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से एस्ट्रोलॉजर नहीं बना जाता, क्योंकि तो पहले से जन्म से व्यक्ति ब्राह्मण होना चाहिए। इन्हीं लोगों की वजह से, मतलब आज ऐसे लोग आते हैं तो इन्हीं की वजह से फिर सवाल उठता है कि ज्योतिष पे सवाल उठता है कि किस तरह की ये लोग भविष्यवाणियां करते हैं। जिस प्रकार से गाना कोई खराब नहीं होता, गाने वाला खराब होता है, उसी प्रकार से ज्योतिष भी 100% सही है, लेकिन उसको अच्छा बताने वाला उसका वैज्ञानिक होना चाहिए। अब चंद्र पर्वत से रेखा यदि उठकर सीधा गुरु पर्वत की ओर आ जाए, गुरु ज्ञान का क्षेत्र है, गुरु सलाहकार का क्षेत्र है, और चंद्र पर्वत विदेश भेजने का क्षेत्र है। तो ऐसे व्यक्ति की कहीं ना कहीं विदेश में सलाहकार के रूप में या फिर कहीं टीचिंग लाइन में उसकी जॉब लगने के आसार रहते हैं, और घर से बाहर रहेगा और पत्नी का पूरा सपोर्ट रहता है। अच्छा, मतलब जैसे बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, किसी के भाग्य रेखा नहीं होती, क्या रिएक्शन होता है उन लोगों का, क्या और आपसे क्या सजेशन मांगते हैं फिर वो लोग? देखिए, जिस व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती, सबसे पहले तो वो डरे हुए होते हैं कि क्या पंडित जी हमारा कोई भाग्य नहीं है, क्या पंडित जी हमें कुछ जीवन में नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही दुर्भाग्य में रहेंगे। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती सबसे ज़्यादा लकी वही व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो कर्म प्रधान होते हैं। यानी कि उनके पास कोई लेखा जोखा पुराना प्रारब्ध नहीं है। अब उनका पहली बार इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, अब उन्होंने अपने दम पर बनाना है जो बनाना है।
अब वो जिस डायरेक्शन में जाएंगे दिशा वैसी ही दिशा रेखा बनेगी। भाग्य रेखा के बाद कौन सी रेखा? अब भाग्य रेखा तो ठीक है, लेकिन भाग्य रेखा के बाद यदि जान है तो जहान एक सीधा सा आपने सुना होगा कि सब अपनी मृत्यु से डरते हैं। आयु मृत्यु का कॉन्सेप्ट आता है जीवन रेखा पर, जिसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं, पितृ रेखा बोलते हैं, इसको हम अपने गोत्र की रेखा बोलते हैं, क्योंकि गोत्र हमें जन्मजात प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं तो इसको पितृ यानी पिता की रेखा भी कहते हैं। एक रेखा मंगल और बृहस्पति के बीच से उठकर सीधा केतु पर्वत की ओर मुड़ती हुई और शुक्र पर्वत को घेरती हुई जब नीचे के लिए जाती है तो उसको हम जीवन रेखा कहते हैं। अब इस जीवन रेखा पर आपके साथ पूरी जीवन भर में कोई आपकी नौकरी लगनी हो, आपका मकान बनना हो, आपका प्रमोशन होना हो, आपको हानि होनी हो, आपको लाभ होना हो, आपको उच्च पदस्थ प्राप्त होना हो, या फिर आपका अपमान होना हो, आपको रोग आना हो, कितनी बड़ी व्याधा आपके ऊपर आनी है, कोई एक्सीडेंट ही आपका क्यों ना हो, या फिर आपको कोई गाड़ी का आप मालिक क्यों ना बन जाए, वो सब इस जीवन रेखा पर शो करेगा, क्योंकि इस जीवन के अंदर आपकी घटना घटित होनी है। अच्छा। अब पूरे जीवन का जो मेन आधार है, पूरी हस्तरेखा का जो आधार है, वो अपनी जीवन रेखा पर निहित होता है। जीवन रेखा सबसे मोस्ट पॉपुलर रेखा और सबसे मुख्य रेखा है, लेकिन देखा ज़्यादातर किसको जाता है? भाग्य रेखा को, क्योंकि उसको लोग परेशान होकर आते हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं हो रहा है, पंडित जी ऐसा नहीं हो रहा, इस तरह से। अब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे भाग्य रेखा बहुत सारे लोगों में नहीं होता, क्या ऐसा होता है जीवन रेखा भी नहीं है कई कुछ लोगों? जीवन रेखा चाहे अल्प हो, लेकिन जीवन रेखा होती जरूर है। हाँ। जीवन रेखा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, आज तक हमने लगभग लाखों हाथ देखे हैं। अच्छा। उसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके हाथ में जीवन रेखा ना हो। अच्छा। अधूरी हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकती। अच्छा। क्योंकि यदि पूर्ण रूप से समाप्त होगी तो फिर जीवन का कोई अस्तित्व भी नहीं है। जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, इन तीनों रेखाओं के आधार पर ही हमारा जीवन टिका हुआ है। अगर प्राण की गति रुकी तो हमारा भाग्य समाप्त। मस्तिष्क रेखा यानी कि अगर हम मेंटली रूप से पागल हो गए तो हमारा जीवन वैसे ही समाप्त। यदि हम ज़्यादा डिप्रेशन में हो गए तो हार्ट अटैक, डिप्रेशन वगैरह की इसी से होता है, तो फिर हमारा जीवन समाप्त। तो इन दोनों, अगर ये दोनों बड़ी हैं और जीवन रेखा छोटी भी है तो जीवन संभव है। अच्छा। व्यक्ति की आयु को बढ़ाया जा सकता है। मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा अगर ठीक है, अगर अच्छी हैं, हाँ, तो जीवन रेखा को बढ़ाया जा सकता है उपाय करके। अच्छा। क्या जीवन रेखा मतलब छोटी है तो आयु कम होती है, ऐसा है? ऐसा माना जाता है। हाँ। और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस अवस्था के बाद, जिस अवस्था में जाकर उसकी अपनी लाइफ लाइन रुक जाएगी, पितृ रेखा रुक जाएगी, उसके बाद से उसको या तो पिता का साया उसके ऊपर से हट जाएगा, क्योंकि पिता की भी रेखा है। एक चीज़ उसकी कम होगी, या तो उसका गोत्र या नाम गिर जाएगा, यानी उसका व्यक्ति का जमीर मर जाएगा, यानी उसका अस्तित्व समाप्त होने लग जाएगा। चाहे वो बहुत अच्छा व्यापारी हो, उसका व्यापार डाउन होने लग जाए। मुख्य इसे आयु से गिना जाता है कि उसके आयु पर इफेक्ट पड़ता है और उसको कोई रोग इत्यादि हो सकता है, जिसको महामृत्युंजय से बचाया जा सकता है। और जीवन रेखा का जैसे आपने कहा, तो क्या आप किसी की जीवन रेखा देखकर आप ये बता देते हैं, आपकी उम्र का अंदाज़ा आप बताते हैं उसको? यदि हम किसी की देखते हैं तो बताने के लिए हमें अनुमति ऊपर से हमारे दादाजी ने नहीं दी है। अच्छा। क्योंकि उसको हम रेमेडी दे देते हैं। अच्छा। और 10 साल उम्र फालतू ही बताते हैं जिससे वो खुश रहे। अच्छा। क्योंकि अगर किसी की 80 साल उम्र है तो हम उसको 90 ही 100 ही बताते हैं। कारण इसमें यह है कि व्यक्ति को अंदर से अच्छा लगता है कि हाँ मेरी उम्र लंबी है, तो सभी को दीर्घायु ही बोलना चाहिए। और इसमें कोई भ्रम इत्यादि नहीं फैलाना चाहिए, डराना किसी को नहीं चाहिए कि आपकी कम आयु है, आप ये नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि भाई काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। केवल भगवान शिव ही ऐसे हैं जो किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं। बाकी किसी के हाथ में ऐसी बागडोर नहीं है जो किसी का भाग्य बदल दे। भगवान शिव के पास ऐसी उपाधि बोल सकते हैं, एक बागडोर बोल सकते हैं, जिससे उम्र को बढ़ाया जा सकता है। यानी भाग्य रेखा, ये अपनी जीवन रेखा के जो मालिक हैं भगवान शिव हैं। पहली बात तो हस्तरेखा के उद्गाता, हस्तरेखा के मालिक, हस्तरेखा के स्वामी, इसको प्रकट करने वाले ही भगवान शिव हैं, क्योंकि उनके तीसरे नेत्र से इसका प्रकट माना जाता है, हस्तरेखाओं का और सामुद्रिक शास्त्र का और ज्योतिष का। अच्छा जी। तो क्या भगवान शिव की आराधना से आयु बढ़ सकती है? 100% आयु बढ़ती ही है। अच्छा। जो भी नियमित रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं, उनकी आयु बढ़ती ही है। ऐसे मैंने बहुत व्यक्ति देखे हैं जिनकी, हमारे पास क्लाइंट आते हैं ना, हमारे जो यजमान आते हैं, उनकी आधी जीवन रेखा होती है, तो वो बहुत डरे रहते हैं। उनको लोग डरा देते हैं, आपकी तो आधी आयु है, आप ये वाला तंत्र करा लीजिए, ये वाला मंत्र करा लीजिए, तब आपका ऐसे नहीं होगा, आपको हो सकता है कि आने वाले समय में आपको काल मृत्यु हो जाए। तो ऐसा नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने इसमें ये देखा है कि दोनों हाथों की रेखाएं देखनी पड़ती हैं।
यदि एक हाथ की जीवन रेखा कटी हुई है और दूसरे हाथ की पूरी है तो व्यक्ति को कोई समस्या नहीं है। अच्छा। हाँ, यदि दोनों हाथ की रेखा बराबर समय पर जाकर कट जाए, बीच से रुक जाए, आगे फिर हो ही ना, तो व्यक्ति को समस्या है। उस समय उसको उपाय कराना चाहिए और महामृत्युंजय का खुद भी जाप करना चाहिए। अभी आपने कहा कि तो क्या भाग्य रेखा भी दोनों हाथों में एक साथ बनती हैं, एक तरह की होती हैं या फिर नहीं, कैसा? भाग्य रेखा राइट हैंड में पुरुष के देखी जाती है और लेफ्ट हैंड में महिला के देखी जाती है। अच्छा। लेकिन केवल महिला की राइट हैंड में भी हम भाग्य रेखा देख सकते हैं, क्योंकि महिलाएं जो पुरुष वाला कार्य करने जा रही हो, कोई जमीन लेने जा रही हो, कोई अपने नाम से कोई ऐसा दफ्तर खोलने जा रही हो, कोई इस प्रकार का काम जो पुरुष का प्रधान है, वो काम यदि महिला करने जा रही हैं तब हम उनकी भाग्य रेखा को देखेंगे। आपको मतलब अभी अब तक आपने जो किया है इतने सालों में, आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या रही? कोई घटना बताइए आप अपने टाइम की। अगर हम अपने टाइम की घटना की बात करें, हाँ, किसी को आपने कुछ बताया हो, ऐसा कुछ? ऐसा कई बार हुआ है कि व्यक्ति हमारे पास आते हैं और ऐसा तो अक्सर होता ही रहता है, हम उनका हाथ देख के ही पहले ही पढ़ लेते हैं कि हाथ का कलर कैसा है। व्यक्ति कभी कभी बहुत बहुत बड़ी बात करते हैं कि हम इस लेवल के हैं, बात करने से पहले। बाद में हम कहते हैं आपका तो इतने का लॉस है, आपको तो यहाँ पर राहु रेखा ने काटा, आप परेशान हुए थे उस वर्ष में। अच्छा। अरे हाँ, बिल्कुल परेशान हुए थे। तो वो अचंभित हो जाते हैं। किसी किसी को हम बता भी देते हैं कि भाई आपका जो इस प्रकार से क्रॉस बना है, आपको अपमान हुआ है, आपका चरित्रहीन होने का आपके ऊपर जो संकेत लगा है, या फिर आपको बता देते हैं आपका एक्स्ट्रा अफेयर है। अच्छा। इस प्रकार की चीज़ से व्यक्ति शौक में हो जाता है कि हाँ, गुरुजी ने कैसे। अरे, तो खतरनाक है मामला ये तो बिल्कुल। हाँ, इसलिए हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है जो लड़कियां हाथ दिखाती हैं, बच्चियां हाथ दिखाती हैं, बहनें, वो कभी भी अपने घर वालों के सामने नहीं दिखाती हैं। वो कहती भी हैं तो पहले से ही बता देते हैं, गुरुजी कुछ इस प्रकार का घर को सामने मत बताना। और लड़के भी शर्माते हैं, क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स हाथ दिखाते हैं तब परिवार के लोग, जैसे कि आपके पिताजी हाथ दिखाएं या कोई आपका परिवार का हाथ दिखाए, तो पहले ही कह देते हैं इस प्रकार की बातें आप केवल हमें बताना, घर पे पोल मत खोल देना। अच्छा। हाँ, ये बताइए कि आजकल बहुत सारे बाबा लोग भी हैं, तो वो भी इस तरह के काम करते हैं, किसी की बीमारी दूर करने का, हाँ। जादू टोना टाइप से कुछ भी एक झटके में भगा देंगे। उनकी क्या कला है? देखिए, तंत्र मंत्र यंत्र हाँ। 3 प्रकार का सिद्धांत पहले से हमारे यहाँ चला हुआ है। तंत्र का मतलब काला जादू टोना टोटका ही नहीं होता है। तंत्र का मतलब होता है जैसे कि एक प्रजा का तंत्र। तंत्र मतलब एक नियम, एक विधि जो तंत्र के माध्यम से चलती है। तंत्र को आजकल क्या है, डरावना ज़्यादा बना दिया है। और तंत्र से आजकल आप देखेंगे कि बच्चे की मौत भी हुई थी और काफ़ी बलि दे रहे हैं लोग यूट्यूब से सीख के। तो तंत्र को ज़्यादा बढ़ावा गलत दिशा में दे दिया गया है। लेकिन तंत्र बहुत अच्छी चीज़ है अगर इसका सही रूप से प्रयोग किया जाए। जैसे तंत्र से हम प्रयोग कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई बलाय ना लगे, नज़र ना उतरे। तांत्रिक उपाय होते हैं, जैसे नज़र उतारना हुआ, ये मंत्र के नहीं तांत्रिक उपाय होते हैं। इससे व्यक्ति पहले खूब लाभ लेते थे, माताएं बहनें घर में अभी भी लाभ लेती हैं। लेकिन लोगों ने इसको भयावह और आपके ऊपर कुछ करवाया हुआ है, आपके ऊपर ये करवाया हुआ है, वो करवाया हुआ है, कराए में इसको ज़्यादा ले गए। उसके बाद मंत्र के बल पर चिकित्सा की जा सकती है, जैसे बागेश्वर धाम सरकार करते हैं। अच्छा। तो उनके पास अपने दादा की दी हुई सिद्धि है, अपने प्राप्त की हुई, और उनकी खुद की मेहनत भी है। तो पंडोकर सरकार हैं और काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं जानता हूँ जो सही प्रेडिक्शन भी करते हैं, सही बताते भी हैं, और उनके मंत्र शक्ति उनके पास है। और यंत्र शक्ति भी काफ़ी लोगों के पास रहती है। घर में अपना श्री यंत्र रखने से उनके घर में धन की वृद्धि होने लग जाती है। संतान गोपाल का पाठ करने से उनके घर में संतान हो जाती है। ऐसे 9 ग्रहों का उपाय करवाओ, लेकिन उपाय वे करवाओ जो वैदिक विधि से विधान निहित हों। ऐसे मंत्र, ऐसे तंत्र नहीं करवाने चाहिए जिसमें किसी की बलि देने का, चाहे पशु ही क्यों ना हो, बलि किसी की कभी भी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अब ये क्या करते हैं, तांत्रिक लोग बलियों को प्रदान कर देते हैं। बलि का अर्थ होता है भेंट। इसका मतलब ये नहीं होता किसी व्यक्ति की बलि देना, क्योंकि माँ को मैं भी इतना ही प्यारा हूँ, आप भी इतने प्यारे हैं, और वो जिसकी बलि दे रहे हैं वो भी इतना ही प्यारा है। तो बलि जहाँ भी दी जाती है उससे बच जाइए, वो फ्रॉड है, वहीं समझ जाइए। जो बलि देने के लिए आपको बोल रहा है वो फ्रॉड है। जो कह रहा है कि इस तंत्र में दारू लगेगी वो फ्रॉड है, उससे आप बच जाइए। सात्विक जाइए, बालाजी महाराज की पूजा कीजिए और देवी का पूजन पाठ कीजिए। ये अपने शास्त्रीय विधान में रहिए, इसी तरह मत जाइए। मतलब आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या होता है? कोई इंसान आता है आपके पास? हाँ, सबसे चैलेंजिंग होता है उसकी बच्चों की गणना करना। अच्छा। कि किस अवस्था में बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे, उसकी कितनी शादी होंगी, ये तो बताया जा सकता है। लेकिन बच्चों का थोड़ा कॉन्सेप्ट अभी इसमें रिसर्च हमारी चल रही है। क्योंकि बच्चों का क्लियर इसलिए नहीं हो पाता है, माता और पिता दोनों की रेखाएं देखनी होती हैं। दोनों की रेखाओं में भी शुक्र पर्वत पर कुछ रेखाएं होती हैं।
कुछ रेखाएं बुध पर्वत पर होती हैं, कुछ रेखाएं गुरु पर्वत पर होती हैं। अब शुक्र क्या करता है, व्यक्ति के अंदर कितनी सेक्सुअल एक्टिविटी है, कितनी उसके अंदर पावर है, कितनी क्षमता है बच्चे पैदा करने की, ये हमारा शुक्र पर्वत बता देता है। अच्छा अब कितने होंगे ये हमारा बुध पर्वत बताता है। अच्छा और इनके भाग्य में बच्चे हैं या नहीं हैं ये हमारा गुरु पर्वत बताता है। तो इन तीनों का पहले तो अनुसंधान करना होता है, फिर पिता के हाथ में भी और माता के हाथ में भी, दोनों के हाथों का अनुसंधान करना होता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है और इसकी सही गणना अभी तक कोई व्यक्ति कर पाता है। ये एक चैलेंजिंग जो पार्ट हमें हस्तरेखा का लगा है। अच्छा, ये बच्चों को लेकर तो बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं कि हाँ आपके 2 बच्चे 3 बच्चे, कुछ भी बता देते हैं तुरंत। ज्योतिष में कहीं भी आप देख जाइए तो बहुत। लेकिन ये एक बहुत बड़ा विषय है। अच्छा। इसमें खोज करने की और शोध करने की आवश्यकता है। अच्छा। सभी पामिस्टों को, सभी हस्तरेखा विशेषज्ञ, सभी कुंडली विशेषज्ञ, मैं ये चैलेंज के पॉइंट पे कह सकता हूँ, कोई कितना ही बड़ा ज़्यादा बड़ा ज्योतिष आचार्य हो, जो कुंडली देखता हो और हस्तरेखा देखता हो, उससे अगर आप सीधा इस प्रकार का प्रश्न करेंगे तो वो कुछ समय लेगा, सीधा नहीं बताएगा। और हो सकता है कि वो 50% सही बताए, 50% गलत बताए। इसका आप अनुभव करके देख सकते हैं। जब कोई आता है आपके पास, मतलब ज़्यादातर आपको पता ही है कि परेशान आदमी ही आता है ज़्यादा। जी कोई सवाल का जवाब ढूंढ रहा है वही आपके पास आता है। जी। लेकिन एक्चुअल उसकी मनोस्थिति क्या है, वो डरा हुआ है या स्टेबल है, ऐसा कुछ आप समझ पाते हैं? उसका चंद्र पर्वत देखना होता है। हाँ। चंद्रमा मन का कारक होता है और उसका मस्तिष्क का भी कारक होता है। चंद्रमा यदि उसका इनबैलेंस है, हमारे पास कोई कब आता है, ये आपको ध्यान से समझना होगा कि जब भी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा पर राहु रेखाएं काटेंगी तो वो व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा। अच्छा। राहु रेखाएं कौन सी होती हैं हम आपको बताते हैं। ये रेखाएं हमने आपको बना के दिखाई हैं, जो रेड रेखाएं हैं, ये जीवन रेखाओं को काट रही हैं। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में राहु रेखाएं काटती हैं तब वो ज्योतिषियों की ओर भागता है, तब वो अपनी प्रेडिक्शन करवाने के लिए जाता है और एक सही गाइडेंस की उसको आवश्यकता उस समय पर होती है। क्योंकि उस समय व्यक्ति अपने चित्त से, अपने मन से और अपने शरीर से काफ़ी परेशान होता है, बेचैन व्यक्ति हो जाता है जब राहु रेखाएं काटती हैं। राहु उसको भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, सभी जगह से निराशा मिलती है। तो एक चीज़ ये बताइए, जो भाग्य रेखा आप कह रहे हैं कि समय के हिसाब से निकलती है, कर्म आधारित होती है, कई बार बहुत सारे लोगों के नहीं होती, फिर 40-50 की उम्र में भी होती है, लेकिन क्या जो जीवन रेखा है वो भी किसी उपाय से बढ़ जाती है, वो समय के साथ बढ़ती है या फिर स्टेबल रहती है? देखिए, जैसे किसी व्यक्ति की यहाँ पर हम मानते हैं, यहाँ पर अपने 55 वर्ष की आयु होती है, एक हमने यहाँ मार्क किया है, यहाँ 55 वर्ष की आयु होती है। अच्छा। अब इस 55 वर्ष की आयु में यदि किसी की जीवन रेखा ब्राह्म हो जाए और उस व्यक्ति की आयु, वर्तमान आयु अभी 30 वर्ष है, तो वो बढ़ जाती है, क्योंकि अभी उसको और आगे जाना है। तो वो जब तक 50 तक आएगा तब तक ये रेखा 70 प्लस हो चुकी होगी, तब तक वो 70 पे आएगा, वो 80 पर चली जाएगी। अच्छा। अगर वो शिव भक्त होगा तो, अगर वो सनातनी होगा, शिव भक्त होगा और अपने देवी देवताओं में, अपनी कुल देवी में, अपने पितरों में बिलीव करता होगा, विश्वास करता होगा और इसके लिए उपाय करेगा, तो जरूर उसकी रेखाएं बढ़ेंगी। नहीं, लेकिन शिव भक्त के अलावा जो सनातनी नहीं है, मान लीजिए कोई, हाँ, तो उसके लिए भी तो ये चीज़ें काम करती हैं कि नहीं करती हैं? उसके लिए भी ये कार्य काम करती हैं। कार्य तो सबके लिए करती हैं, जिसके हाथ में रेखाएं हैं उसके लिए कार्य करती हैं। हाँ। अब मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मेरे हिसाब से आप कहना चाह रहे हैं कि न्याय अगर वो करता है, अपने धर्म पे चलता है, वो अपने धर्म पर चलता है, कुछ इस प्रकार की रेमेडी उनके धर्म में हो, हाँ। इस प्रकार की, जिससे कि आयु बढ़ाई जा सकती है, जैसे ध्यान के बल पर, मेडिटेशन के बल पर। तो मेडिटेशन से भी अपना कर सकता है, ध्यान के बल पर अगर वो अच्छा ध्यानी है और वो ध्यान लगा पाता है तो ध्यान के बल पर बढ़ा सकता है। अच्छा। क्योंकि वायु जो सांस होती है, हमें वो गिनती की सांसें मिलती हैं, तो कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, सांस रोकते हैं तो सांस को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से भी होता है। कोई सरकारी नौकरी का योग अलग से होता है इसमें? सरकारी बहुत नौकरी, सारे लोग परेशान होते हैं, तमाम फॉर्म भरते हैं। अब सरकारी नौकरी के क्षेत्र बहुत सारे हैं। हाँ अब हर फील्ड को लिए हर ग्रह अलग है। हाँ। अब यदि कोई तैयारी कर रहा है आईएएस की, पीसीएस, डीएम बनना चाहता है, जिला कलेक्टर और जज बनना चाहता है, तो उसके लिए उसका बृहस्पति पर्वत बैलेंस होना चाहिए, उसका गुरु पर्वत के साथ साथ सूर्य तो बैलेंस होना ही होना चाहिए। अच्छा। यदि उसका बृहस्पति बैलेंस है और सूर्य बैलेंस नहीं है, तब भी व्यक्ति कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। अच्छा। जैसे कि आप देखेंगे, दुर्भाग्य किसे कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति आईएएस बना, अभी हमने सुना, और वो अपनी पोस्टिंग पे जा रहा था, जाते जाते वो पहले दिन की अपनी पोस्टिंग ज्वाइन नहीं कर पाया, तो उसका एक दुर्भाग्य था। इसको ही हम भाग्य और दुर्भाग्य बोलते हैं। एक व्यक्ति कितनी मेहनत करेगा, पढ़ेगा,
आपको पता ही है IAS में नंबर लाना और सीधा वो भी उसको IAS में जाना कितनी बड़ी बात है, और ज्वाइन करते समय घटना में उसकी मृत्यु हो जाना। तो ये वाकई में खेद का विषय है, क्योंकि कितनी मेहनत उस व्यक्ति ने की होगी ना, तो कहीं ना कहीं उसका कोई ऐसा प्रारब्ध उसके सामने आ गया कि वो चला गया। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा काम होगा, जब वो व्यक्ति जन्म लेगा, जहाँ भी जन्म लेगा, बचपन से ही इतना परफेक्ट व्यक्ति होगा कि उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 22 साल की उम्र में वो IAS बन जाएगा, अगर वो फिर IAS की लाइन में आएगा तो। क्योंकि ये प्रारब्ध होता है, कोई कोई बचपन से बहुत तेज होता है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े ग्रुप को लीडिंग करते हैं छोटे से सही, कोई अपनी कंपनी बना लेता है, क्या है वो हाँ, प्रारब्ध 22-24 साल के अधिकारी जो होते हैं जिला पूरा आप देखते हैं उनके हवाले होता है पूरा। तो इसी प्रकार से ये चीज़ें काम करती हैं। सरकारी नौकरी में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले शनि को देखते हैं, क्योंकि शनि भाग्य का कारक है, न्याय का कारक है। आपने मेहनत करी तो उसका न्याय क्या है कि आपको फल मिलना चाहिए, आपकी नौकरी लगनी चाहिए। लेकिन मेहनत की 10 लाख लोगों ने, नौकरी लगी 1 लाख की या 50,000 की, तो उन 9.5 लाख लोगों का क्या होगा? क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? उन्होंने भी मेहनत की है। कोई ना कोई उनका ग्रह का ऐसा प्रभाव रह गया, या फिर कहीं ना कहीं उनकी ये बोलेंगे कुछ मेहनत में भी कमी बोलेंगे, और साथ में ग्रहों का प्रभाव बोलेंगे, क्योंकि सब बराबर मेहनत कर रहे हैं, बुद्धि सभी के पास बराबर होती है। उसी के साथ साथ हम देखेंगे यदि रेखाएं अच्छी हैं, पर्वत अच्छी हैं, तो व्यक्ति ऊंचे पद को पाता है। यदि किसी का सूर्य अच्छा है, जैसे यहाँ सूर्य लिखा है, ये सूर्य यदि किसी व्यक्ति का बैलेंस है, अच्छा है, उठा हुआ है, इस पर कोई मछली का साइन है, तो व्यक्ति के लिए करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सम्मानित तो उसको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा एक स्वतः। बार दोबारा दिखा दीजिएगा वो आप। ये अपना सूर्य पर्वत है, ये सूर्य की उंगली है। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, लंबी हो। सूर्य पर्वत उठा हुआ हो, उभार लिए हुए हो, गोल हो, सॉफ्ट हो। सूर्य की एक रेखा और सीधी नीचे के लिए आ रही हो, इस प्रकार से सूर्य की रेखा बन रही हो। भाग्य रेखा प्रॉपर न्याय की ओर जा रही हो, तो एक ये योग बनता है राजयोग, व्यक्ति का नौकरी का योग। ऐसे व्यक्ति हमेशा सम्मान पाते हैं, सम्मान के साथ साथ ऊर्जा उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा जब वो कोई काम करते हैं तो विजेता बनने के लिए ही करते हैं, अच्छा और विजेता बनते भी हैं, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो व्यापार में हो। व्यापार करेंगे तो अब अपने फील्ड का करेंगे। सूर्य का फील्ड क्या है? सोना। बड़े लेवल का करेंगे, जो करेंगे सूर्य प्रधान व्यक्ति राजा होता है। अच्छा अब राजा के क्या लक्षण होते हैं? वो सूर्य प्रधान और सिंह लगन वालों के आप देख लीजिएगा, जिनकी सिंह लगन होगी थोड़ा सा टून में रहते हैं, हमेशा थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, जिनकी सिंह लगन होती है। अब सिंह लगन वाले यहाँ पर सूर्य जिसकी सूर्य की उंगली बड़ी हो, वो व्यक्ति हमेशा थोड़ा सा किसी से दबेगा नहीं कभी भी, और नौकरी के लिए लगेगा तो नौकरी प्राप्त करेगा, जिस क्षेत्र में रहेगा उस क्षेत्र की अपनी उपलब्धि पाएगा। ऐसा इसमें माना जाता है। और एक हाथों में कई बार तिल होता है, तो अलग अलग तरह से लोग उसको डिफाइन करते हैं, हाँ बताते डिफाइन करते हैं कि कोई कहता है पैसा होगा, कोई कहता है घूमना होगा। क्या मतलब होता है? तिल का कोई महत्व होता है? तिल का बहुत बड़ा महत्व हमारे इस हस्तरेखा शास्त्र में देखा जाता है, क्योंकि ये लक्षण शास्त्र का एक अंग है। तिल अशुभ भी हैं, तिल शुभ भी हैं। अच्छा। अब अशुभ तिल कहाँ पर है? यदि आपकी हथेली में आपके शनि पर्वत पर काला तिल बन जाए, जहाँ पर यहाँ शनि लिखा है, इस पर एक काला तिल बन जाए, शनि का कलर काला, तिल काला, कैसा बेनिफिट मिलेगा? अच्छा। व्यक्ति ऐसे में अचानक से अच्छा वकील, अच्छा जज बन सकता है। लेकिन अब कंडीशन और भी देखी जाएंगी, एक ही कंडीशन नहीं है कि वो शनि पर्वत उच्च का है, ये शनि पर्वत नीच का है। शनि पर्वत के साथ में देखा जाएगा उसका रंग कैसा है, शनि पर्वत का जो रंग है वो गुलाबी है कि नहीं है। उसके बाद में इसका आकार देखा जाएगा कि पूरा आकार लिए हुए है, कोई बलीय रेखा तो नहीं है। बलीय रेखा भी आपको बता देते हैं, ये बलीय रेखा एक ग्रहण लगाने का कार्य करती है, अच्छे खासे कार्य को बिगाड़ने का कार्य ये बलीय रेखा होती है। जब एक रेखा एक पर्वत को घेर ले तो ये बलीय रेखा होती है। ऐसे लोग काफ़ी संघर्ष करते हैं, नौकरी को लेकर, काम को लेकर, जज बनने को लेकर। यानी जज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये शनि से रिलेट करता है, न्याय, जितनी भी न्याय व्यवस्था है, क्योंकि इसके देवता शनि देव हैं, न्याय के देवता। ऊपर से फिर काला कोट होता है, तो काला कलर भी मैच करता है। इस आधार पर शनि का रंग भी काला होता है। और जैसे सरकार में आप देखेंगे सबसे जो लेट काम होता है वो कोर्ट मुकदमों का ही होता है, उस तरीके से शनि भी लेट चलते हैं। अच्छा। तो ये रिलेट करता है। अच्छा। इसलिए हम कहते हैं इस पर अगर बलीय रेखा बन जाए तो ये ग्रहण लगाने का कार्य करती है। ऐसे व्यक्ति को समस्याएं आती हैं, उसको दिक्कत आती है अपने कार्यों में, मेहनत प्रॉपर करता है, लेकिन इसके बीच में अगर तिल बन जाए काला तो उसको सहयोग मिल जाता है। सहयोग मिल जाता है किसी ऐसा हो सकता है अच्छे कोई अच्छे लेवल का कोई जज हो, कोई वकील हो, जिसके सहयोग से वो उसका उत्थान हो जाए।
मुकदमों में कभी भी जाएगा विजय पाएगा। जिसके शनि पर्वत पर काला तिल है वो मुकदमों में हमेशा विजय पाता है। किसी से भी कितने भी बड़ा उसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो वो जेल से निकल आता है। अब इसी के साथ साथ ये तिल अगर काले कलर का यहाँ पर अपना शुक्र होता है, यहाँ बन जाए, काले रंग का एक तिल शुक्र पर बन जाए तो व्यक्ति को चरित्रहीन तक बना सकता है। व्यक्ति के चरित्र पर उंगलियां उठेंगी और व्यक्ति की जो शारीरिक एक्टिविटी करने की क्षमता है बहुत कम हो जाएगी। ये शुक्र का प्रभाव है। नपुंसकता के कुछ अंग इस व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे। अब इसी पर जाल बन जाए तो व्यक्ति कैरेक्टरलेस भी हो सकता है। इस पर एक जाल बन जाए तो व्यक्ति कैरेक्टरलेस हो सकता है। अच्छा, ऐसा इसलिए क्योंकि जाल एक अशुभ साइन है और शुक्र पर बनना है। शुक्र अपने व्यवहार का और इन सब चीज़ों का कारक है। अच्छा। अब हम तिल में और आगे बढ़ते हैं। यही तिल अगर बुध पर्वत पर काले कलर का बन जाए तो ये आपके व्यापार को रोक देगा। आपके मित्रों से आपकी जो बनने वाली अंडरस्टैंडिंग है वो खराब हो जाएगी। आपके मित्रों से आपकी लड़ाई हो जाएगी और आपको बोला जा सकता है कि इसने व्यापार में धोखा करा है, क्योंकि आपके ऊपर ऐसे अंजाम लगा दिए जाएंगे कि ऐसे व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा करा है। तो ऐसे जिसके हाथ में बुध पर्वत पर काला तिल बना हो ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहीं पर लाल तिल बन जाए तो उसके साथ पार्टनरशिप भी करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। ऐसा व्यक्ति व्यवहारिक भी होता है और ऐसा व्यक्ति उपलब्धि भी पाता है। लाल तिल हाथ में अच्छे माने जाते हैं, काले तिल हाथ में अच्छे नहीं माने जाते। काले तिल केवल शनि पर्वत पर और केतु पर्वत पर और राहु पर्वत पर अच्छे माने जाते हैं। अच्छा। जैसे यहाँ पर केतु पर्वत है, यहाँ काला तिल हो, जो ग्रहण लगाने वाले ग्रह हैं उन्हीं को ग्रहण लगा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति क्रूर है और वो क्रूर के साथ मिल जाए, हाँ। एक बदमाश व्यक्ति बदमाश के साथ मिल जाए तो फिर वो उसका कम्युनिकेशन अच्छा बनेगा। एक सज्जन व्यक्ति के साथ बैठे तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा बनेगा। लाल तिल शुभता का साइन है, काला तिल अशुभता का साइन है। वहीं पर लाल तिल अगर सूर्य पर बन जाए तो व्यक्ति की तरक्की कभी नहीं रुकेगी। अच्छा। व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, व्यक्ति ओजस्वी तेजस्वी, देखने में जैसे आप चमकते हैं इस प्रकार से चमकीन होगा, यानी कि उसके अंदर ऊर्जा होगी, अपना वर्क करने की क्षमता उसके अंदर बहुत होगी, उद्देश्य बड़ा होगा। और राजनेता जितने भी होते हैं उनके हाथ में इस प्रकार का लाल तिल देखने के लिए मिलता है, प्राय किसी के जो नेता होते हैं। हाँ, मतलब हर किसी के हर तो एक किसी, सिम्टम क्योंकि नहीं हो ये सकता, लक्षण एक नहीं चीज होगा हो तो फिर सकता। मछली वाला लक्षण होगा, अलग अलग उसकी रेखा का लक्षण होगा, उसका पर्वत उठा होगा। मछली वाला क्या है? मछली वाला ये होता है कि इस प्रकार से मछली बनती है। अच्छा। और इसको एक और बना दें तो डबल मछली बनती है। डबल मछली राजयोग का प्रतीक है। कहाँ बनती है? ये सूर्य पर मछली बनती है। अच्छा। इस प्रकार से यदि किसी की मछली बन जाए, सूर्य पर बन जाए, क्योंकि मछली स्वच्छंद है, मछली आपकी चंद्रमा पर बन जाए, मछली आपकी शुक्र पर बन जाए, मछली आपकी मंगल पर बन जाए, उच्च मंगल पर बन जाए, नीच मंगल पर बन जाए, मछली पूरी हथेली में कहीं भी बन सकती है। लेकिन वो मछली आपको क्या लाभ देगी? आपका फ़ायदा इसमें है। आप अपनी पूरी हथेली को चेक कीजिए, उसमें देखिए कहीं मछली बन रही है, नहीं बन रही है। यदि कहीं मछली बन रही है तो आप उस सेक्टर का, उस क्षेत्र का काम करना शुरू कर दीजिए। अब आपको क्या पता कौन सा सेक्टर कौन सा क्षेत्र है ना। हाँ। तो उसके लिए हम बताते हैं, हमने कुछ आपके लिए लिखा हुआ है, उसको दिखाते हैं। हाँ। देखिए, मछली का साइन यदि किसी के शनि पर्वत के नीचे बन जाए, ये शनि पर्वत है, इसके नीचे यहाँ पर जहाँ स्टार बना है, इन स्टारों की भी बात करेंगे। ये स्टार बड़ा खतरनाक होता है, स्टार और नक्षत्र। लेकिन उससे पहले अच्छा साइन मछली है तो मछली को समझ लेते हैं। मछली यदि शनि के नीचे बन जाए तो सरकारी नौकरी में सहयोग मिलेगा। व्यक्ति सरकारी नौकरी पर जल्दी अभिषिक्त हो सकता है। यदि वो अपनी पूरी मेहनत करे तो 100% उसकी नौकरी भी लग जाएगी। उसके बाद कर्म प्रधान व्यक्ति, बड़े कर्मों का प्रधान होता है। अब कर्म प्रधान रहेगा, मेहनत करेगा, तभी उसकी नौकरी भी क्या होगी, जल्दी लग जाएगी। ये देखिए कितना अच्छी बात है, हमारी ज्योतिष के अंदर कर्म को स्थान दिया गया है। कर्म का भाग है, कर्म का 10वां स्थान कर्म का होता है। अच्छा। कुंडली में 10वां स्थान, 10वां भाव कर्म का होता है। तो यानी कि भाग्य के अंदर कर्म भी पहले से, आयु कर्म च वित्तं च, यानी कर्म भी पहले से निहित हैं कि मेरा यहाँ पर आना होगा या फिर आपको दुबई जाना होगा, तो वो कर्म है, आप करेंगे, लेकिन वो निहित है। उसी के साथ में हम बात करते हैं कर्म, अच्छे कर्म करते हैं व्यक्ति। जब मछली का साइन बन जाता है तो परोपकारी, सेवा करने वाले, और जो सेवक रहते हैं उन लोगों का कल्याण करते हैं। अच्छा। जो नीचे लोग रहते हैं उनका कल्याण करते हैं, उनको सहयोग करके आगे पहुंचा देते हैं। अच्छा। उसके बाद हम बात करते हैं कारण, बड़ा कारण ढूंढते हैं हर चीज़ में। यदि इसके नीचे मछली बन जाए कारण, तो इसके लिए वो विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, यानी कि धीमे धीमे आने, देर आते हैं दुरुस्त आते हैं। शनि धीमा चलने वाला है, मछली का साइन यदि बना है तो व्यक्ति को बड़ा बनाता है। शनि मनी भी देता है, तो मनी कैसे देगा,
या तो सरकारी नौकरी लगाकर मनी दे देगा। ये लोहे के आप देखेंगे जितनी भी गाड़ी हैं सब लोहे की बनती हैं, ट्रक लोहे के हैं, ट्रैक्टर लोहे का है। इनको बनाने वाले जो मालिक हैं उनके हाथ में यहाँ पर शनि पर्वत पर आपको मछली का साइन देखने के लिए मिलेगा, चेक करेंगे तो। उसके बाद बात करते हैं कैरियर की, कि डायरेक्शन। तो डायरेक्शन रेखा का इससे इसलिए लेना देना है कि जब भाग्य रेखा ऊपर उठकर शनि रेखा पर्वत तक आती है तो इसको हम डायरेक्शन रेखा बोलते हैं, दिशा रेखा। तो दिशा रेखा भी इससे मिल गई है, तो कैरियर भी इससे मिलता जुलता क्षेत्र है। तो कैरियर कैसा होगा, किधर होगा, ये आप अपनी दिशा रेखा से देखें। दिशा रेखा यदि शनि पर्वत तक जा रही है तो आप बेफिक्र हो जाएं, आप खुद की मेहनत पर बहुत कुछ उपलब्ध करेंगे। और शनि पर्वत पर यदि मछली का साइन बन जाए तो डेफिनेटली आप बहुत ही कुछ बड़ा अपने जीवन में करने के लिए पैदा हुए हैं, बहुत बड़ी सक्सेस को लेने के लिए पैदा हुए हैं। अब यही मछली का साइन गुरु पर बन जाए तो व्यक्ति को लीडिंग करना, मछली के अंदर मछली बन जाए अपनी गुरु पर्वत पर, गुरु पर्वत पर, ये गुरु पर्वत है, इस पर इस प्रकार से मछली बन जाए, आधी बन जाए इस प्रकार से, या फिर दो मछली बन जाए। इन तीनों का प्रकार अलग अलग है। आधी मछली अच्छी है, पूरी मछली बहुत अच्छी है, अच्छा, और दो मछली बहुत 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 अच्छी है। अच्छा, यानी कि गुरु अगर- पर्वत पर, हाँ, अच्छा। गुरु पर्वत पर अगर दो मछली बन जाए तो व्यक्ति साधारण नहीं है। हम्म, आप उसकी मछली देखकर बता सकते हैं कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है। आप देखेंगे तो आपको लाखों व्यक्ति में से केवल एक ही व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसकी मछली दो बनी हो, और वो भी गुरु पर्वत पर बनी हो। ऐसा व्यक्ति या तो आपको कहीं ऊपर उच्च लेवल पर ही जाकर मिलेगा, केंद्र सरकार इत्यादि में जाकर मिलेगा, या फिर कोई बौद्धिक कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट उसका खुद का होगा, या फिर कोई शिक्षा के क्षेत्र में वो नाम कमाने वाला व्यक्ति होगा, किसी भी क्षेत्र में अग्रणी होगा, आगे होगा उस क्षेत्र में। ज़्यादातर वो शिक्षा के क्षेत्र में रहेगा, हम्म, शिक्षा के और राजनीति के, अच्छा, क्योंकि ज्ञान और धर्म गुरु के हाथ में भी मिल सकती गुरु है। गुरु गुरु के कोई क्षेत्र में। आध्यात्म बहुत बड़ा आध्यात्म गुरु हो हम्म, तो ये गुरु से रिलेट करेगा। उसके बाद धर्म, धर्म का प्रवर्तक होगा, धर्म के प्रति कट्टर होगा, धर्म को जानने वाला होगा और धर्म के अनुयायियों को अच्छा मार्ग बताने वाला ऐसा व्यक्ति बनेगा। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए लेकिन धर्म के लिए सहयोग करेगा। जैसे आप और हम किसी भी क्षेत्र में जाए, सनातन के लिए हम फर्स्ट सहयोग करेंगे ही करेंगे। उसी प्रकार से यदि किसी के हाथ में मछली बनी है तो वो 100% अपने धर्म के लिए सहयोग करेगा। उसके बाद धान्य, धान्य बोलते हैं कि उसके घर में खाने पीने की कभी कोई कमी नहीं आएगी, और खाद्य चीज़ों का यदि वो व्यापार करे तो वो बहुत बड़ा बन सकता है। जैसे एक बुड्ढे थे ना, असली मसाले सच सच, खाने पीने का व्यापार, इन सब चीज़ों का। तो इस प्रकार का यदि कोई व्यापार करे, उसके हाथ में मछली का साइन हो तो बहुत आगे जा सकता है। अब देखिए तो काफ़ी बड़ी बातें होती हैं। अब सभी जगह मछली का साइन हम देखेंगे कितना समय भी लगेगा, तो आपको शॉर्ट में बताते हैं। यदि ये मछली का साइन बन जाए शुक्र पर तो कमल के समान सुंदर मुख वाली बीबी, और उसकी जो बातें होंगी बहुत अच्छी होंगी। अच्छा, यानी कि प्रिय बादनी होगी, प्रिय बोलने वाली होगी, और आपके लिए बहुत लकी होगी। उसके आने से आपका जीवन बदल जाएगा। अच्छा, यदि यहीं पर ये चंद्रमा पर बन जाए मछली का साइन, आप यात्रा के प्रिय होंगे, आपका बैग पैक रखा होगा हमेशा। कहीं भी जाना है बस चलो, मनाली जाना है, कहीं विदेश जाना है, हाँ, कहीं भी बस चलो, घुमक्कड़ होगा। घुमक्कड़ होगा। केतु पर यदि मछली का साइन बन जाए, कहीं भी कीर्तन चल रहा हो, कहीं कथा चल रही हो, कहीं भागवत चल रही हो, व्यक्ति पहुंच जाएगा तत्काल, क्योंकि उसको अच्छा लगेगा। जरा सा भी समय होगा तत्काल पहुंच जाएगा, क्योंकि भक्ति भाव से जुड़ा हुआ होगा। यदि यही मछली का साइन अगर यहाँ पर बन जाए, ये अपना बुद्ध होता है, बुद्ध के नीचे जहाँ पर बहुत सारी मैरिज लाइन है, तो व्यक्ति को जहाँ भी व्यापार की बातें दिखें, व्यापार से रिलेटेड कोई भी अगर वो काम होगा उस पर एकदम जैसे गुड़ पर मक्खी लगती है ना, उस प्रकार से वो वहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापारी सिद्ध होता है व्यक्ति अपने जीवन में। और वाणी और व्यवहार, आप उसकी वाणी और व्यवहार से इतने कुशल हो जाएंगे, अगर वो आपसे कुछ देर बात कर ले, जिसके बुद्ध पर्वत के नीचे मछली का साइन बनाओ, तो आपको लगेगा ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, ये संस्कारी, आप उसको बोलेंगे इसके जैसा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा मानेंगे। और यदि सूर्य के नीचे तो आपको बताया अधिकारी, पदाधिकारी, डीएम, पीएम, एसडीएम, इनके हाथों के नीचे मछली होती है। शनि पर हम जान चुके हैं कि यदि किसी को कोर्ट इत्यादि में जाना हो। अब एक चीज रह गई है मंगल। मंगल पर यदि मछली का साइन बन जाए तो सेना में जनरल, कर्नल, बड़ी बड़ी पोस्टें, पुलिस में अच्छी पोस्टें, और अपने खुद का शारीरिक बल उसके अंदर बहुत काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। यानी बल प्रधान, कोई काम यदि ज्ञान से नहीं हो रहा तो वो बल से धमका के करा लेगा, बल प्रधान व्यक्ति होगा। जैसे कि सेना के अंदर क्या है, बल है। एक सेना का आदमी खड़ा हो तो व्यक्ति क्या होता है, डरते हैं, एकदम से साइड भी दे देते हैं। ताकतवर आदमी, ताकतवर आदमी, तो ये मंगल ताकत का काम करता है। ये हमने मछली का आपका समझा दिया है। एक बहुत चर्चा चलती है शंख चक्र और ये सब, क्या साइंस होता है? कुछ ऐसी चीज होती है, वो जरा बताएं उसमें। देखिए, शंख हमारा सम्राट योग बनाता है। यदि किसी व्यक्ति के 10 उंगलियों में शंख बनाओ, पहले शंख हम देखेंगे कैसे बनता है। कुछ इस प्रकार से शंख बनता है।
यदि ये किसी बहुत सारे राउंड राउंड रेखाएं राउंड होंगी। राउंड करके चक्र बनता है, शंख बनता है, द्वीप बनता है। अच्छा। यदि ये किसी व्यक्ति के 10 उंगलियों में बन रहा है, दोनों की, राइट और लेफ्ट हाथ की, तो ऐसा चक्रवर्ती राजा माना जाता था। आज के समय में हम उनको पीएम बोल सकते हैं। ये क्योंकि आजकल राजतंत्र चलता नहीं है, लोकतंत्र चलता है। तो लोकतंत्र के अनुसार अब के ज़माने में जिसके हाथ में एक सज्जन व्यक्ति होने के साथ साथ अब सम्राट होगा, इसको हम सम्राट योग कहते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ऐसे पद उसको मिल सकते। अब यदि 2 बने हैं तो अशुभ है, 2 शंख बने हैं, एक में बना है दूसरे में बना है तो अशुभ है। साथ में यदि 3 बने हैं तो अच्छे हैं, 2 नहीं होने चाहिए, 7 नहीं होने चाहिए। 2 और 7 शंख हमेशा व्यक्ति को दरिद्र बनाते हैं। एक शंख बना है, व्यक्ति कॉन्फिडेंस से जिएगा, अच्छा जिएगा। तो इन शंखों की गिनती गिनी जाती है, 10 हाथ उंगलियों को देखकर देखा जाता है कितने शंख बने हैं। चक्र कहाँ बनते हैं? चक्र भी इन्हीं के अंदर बनते हैं, इस प्रकार से चक्र बनते हैं। अच्छा, चक्र का बड़ा, मतलब उंगलियों के इस पे स्टार्टिंग में यहीं पे बनते हैं? हाँ, इन पोरों पर चक्र भी बनते हैं। अच्छा, ठीक। अब ये चक्र यदि किसी व्यक्ति के अपने रिंग फिंगर में बन जाए तो रिंग फिंगर की पावर को बढ़ा देता है और सूर्य की पावर को बढ़ा देता है। अच्छा। अब सूर्य की पावर बढ़ाने से व्यक्ति के अंदर तेज बढ़ेगा, व्यक्ति के अंदर साहस और उत्साह बढ़ेगा। वहीं पर ये देखना होता है किस अंगुली के नीचे फिर इनकी भी गिनती की जाती है। ये यदि 7 हैं, 2 हैं तो अच्छे नहीं है, 10 भी अच्छे नहीं, 10 इसमें अच्छे माने जाएंगे। 10 अच्छे इसलिए माने जाते हैं क्योंकि चक्रवर्ती योग बनता है 10 से। तो इससे भी व्यक्ति जैसे उसका मंत्री बनता है, जैसे राजा होता है तो उसका मंत्री होता है, तो व्यक्ति हो सकता है राजा का मंत्री हो, यानी नीचे कोई उसको भी पद मिले। तो ये शंख चक्रों का बहुत अच्छा विषय है और शंख चक्र अच्छे माने जाते एक तो लाइफ लाइन बताई आपने और उसके बाद भाग्य रेखा की बात की हमने। हैं जी। ब्रेन लाइन कहाँ होती है और क्या असर डालती है, कैसे, एक बार बताएं उसके बारे में, क्योंकि सारा रिजल्ट तो यहीं का है, जो यहाँ से चीज़ें चलती हैं, रिजल्ट देखिए अब तो हम उसी का ब्रेन मिलता लाइन है। की बात करते हैं। ब्रेन लाइन यानी कि आम भाषा में मस्तिष्क की रेखा, दिमाग की लकीर। व्यक्ति के अंदर दिमाग की पावर कितनी होने वाली है, क्या व्यक्ति यहाँ से बैठे बैठे पूरे देश को हिला सकता है? यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ब्रेन से जानेंगे कि उसके अंदर कितना दिमाग है, कितना जीनियस है, व्यक्ति कितना टैलेंटेड है। ये हम जानते हैं। कितनी पढ़ाई करेगा वो हम उसकी ब्रेन लाइन से पहचानते हैं। अच्छा। और ब्रेन लाइन यदि वैसे मेन देखा जाए तो ब्रेन लाइन का निकलने का स्थान होता है गुरु पर्वत के नीचे, यानी यहाँ। कभी कभी निकलती है मंगल पर्वत से। मंगल से यदि निकलती है तो व्यक्ति थोड़ा क्रोधी होता है। ब्रेन लाइन बचपन से उसको थोड़ा क्रोध जल्दी आ जाएगा। अगर ये निकलेगी बृहस्पति से तो व्यक्ति हमेशा बचपन से समझदार होता है, वो बड़ा सहनशील होता है, कोई भी बात हो उसको छोड़ देता है। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा भी हो रहा हो तो वो वहाँ से बचना चाहेगा। और यदि मंगल से निकल रही है तो व्यक्ति उसमें बहुत इंटरेस्ट जताएगा, कहीं लड़ाई हो रही है तो कैसे हुई, कब हुई, पूरा उसको चाहिए ब्यौरा। उसके बाद यहाँ से ये रेखा निकलकर, इसको मातृ रेखा बोलते हैं। जैसे ये पितृ रेखा थी, नीचे वाली रेखा अपने पिता की रेखा, ये वाली रेखा अपनी मातृ रेखा। ये 2 मुखी हो सकती है, ये टूटी हुई हो सकती है, ये बीच से कट सकती है, ये घुमावदार सांप की तरह हो सकती है, लहरेदार, ये पतली हो सकती है, मोटी हो सकती है। साथ में इसमें कोई अशुभ साइन क्रॉस हो सकता है, कोई शुभ साइन मछली इत्यादि। और मछली के साथ साथ अगर हम बात करें तो कोई इस प्रकार से ट्रायंगल, चतुर्भुज, व्रत, बहुत सारे इसमें शुभ साइन हो सकते हैं। यानी कि इसमें कमल का साइन हो सकता है, इसमें हल का साइन हो सकता है, इसमें लक्ष्मी साइन हो सकता है, कई सारे साइन इसमें हो सकते हैं। मेन है आपकी ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसको इस पॉइंट पे लेंगे, 70 वर्ष की मानी जाती है। यहाँ पर 35 वर्ष उसकी मध्यावस्था होती है। इसीलिए कहते हैं जब भाग्य रेखा निकलकर यहाँ बीच में टकराती है तो ये 35 वर्ष की उम्र होती है व्यक्ति की। अब 35 वर्ष के साथ साथ ये तो इसकी खुद की लाइन की उम्र है। जैसे अब उम्र गणना करने के एक उपाय बताता हूँ। सबसे पहले उम्र गणना करने में व्यक्ति कंफ्यूज रहते हैं। देखिए सभी रेखाओं की जो उम्र है वो अलग अलग तरीके से गिनी जाती है। जैसे यहाँ पर 0 वर्ष की उम्र होती है और यहाँ 100 वर्ष की उम्र होती है, तो बीच में 50 वर्ष की उम्र हो गई है। ठीक है, अब ये रेखा देखनी पड़ेगी कि किसी की पूरी घुमाव लिए हुए है या कम है। यदि आधी है तो यहाँ फिर 80 वर्ष हो जाएगी, यदि आधी है तो फिर 80 हो जाएगी, तो यहाँ 40 बनेगा फिर। ठीक है, ये अपनी जीवन रेखा की कैलकुलेशन है। मस्तिष्क रेखा की कैलकुलेशन 0 और उसके बाद यहाँ पर 25, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 25 के बाद 50, 75, 100, नीचे यहाँ पर यहाँ तक आती है 100। कभी भी देखना बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिनकी मस्तिष्क रेखा सीधी चलती है, वरना मस्तिष्क रेखा हमेशा नीचे के लिए जाती है और यहाँ पर आकर 100 वर्ष
उसके पूरे हो जाते हैं। अच्छा, सीधी लेकिन चलती है एक तो चीज क्या है? होती है इसमें, क्या होता है, हम्म। ब्रेन जो काम करता है वो लगभग 70 वर्ष तक अच्छे से करता है। अच्छा। उसके बाद व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो बच्चे के टाइप होने लग जाता है, तो उसका कोई इतना महत्व यूज नहीं होता है। ब्रेन लाइन जब जब आगे बढ़ती है, जब जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क का यूज करता है। अच्छा। जैसे आप अपने हृदय का ज़्यादा यूज करें, भावनाओं में ज़्यादा बहें, तो आपकी हृदय रेखा पर इफेक्ट पड़ेगा अच्छा। और हृदय रेखा बढ़ेगी। अच्छा। आप कोई भावनात्मक कार्य करेंगे तब। हम्म। वहीं पर यदि आपकी मस्तिष्क रेखा आधी है, हृदय रेखा कहाँ पे है? हृदय रेखा अपनी ऊपर, ये अपनी हृदय रेखा। अच्छा। यदि आपको हम बोलें कि आप अध्ययन अध्यापन में लग जाइए, तो आपको माइंड का यूज काफ़ी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो आपकी ब्रेन लाइन रुकने से आगे बढ़ भी सकती है। ये थी इसकी कॉमन बात। मुख्य बात यह है कि जब इस ब्रेन लाइन पर कोई बड़ा सा त्रिकोण बन जाए, तो व्यक्ति को माता की ओर से या पत्नी की ओर से ज़मीन या फिर प्लॉट इत्यादि मिलते हैं। ये इसका एक हमने अनुसंधान करके देखा है। ये हमारा पर्सनल रिसर्च है, अनुसंधान है। यदि ये दो मुखी है, तो व्यक्ति दो प्रकार की बातें उसके दिमाग में आती हैं, करूं या ना करूं, कन्फ्यूज रहता है। लेकिन वो निर्णय लेने में उसे समस्या होती है, लेकिन जब वो निर्णय ले लेता है तो फिर अच्छा वर्क करता है और पैसे के लिए अच्छी होती है, वो अच्छा पैसा कमाता है और अच्छा नाम कमाता है। और ये जो रेखाएं आप बता रहे हैं, तो कॉमन जैसे एक आम साधारण लोग हम जैसे जो ज़्यादा नहीं जानता है इसके बारे में, वो तो इसको मान के चलता है कि ये पैसे की कोठरी है। यहाँ पे अगर कोठरी बनी है, ब्लॉक है, तो पैसा रुकेगा नहीं रुकेगा, क्या होता है वो साइंस पैसे वाला? पैसे वाला देखिए, इस प्रकार से यहाँ से एक रेखा ऊपर के लिए आए और बुद्ध पर्वत के लिए जाए, तो ये बीच में धन है, यही धन की कोठरी होती है। इसी को आप अपना IFSC बैंक का बोल सकते हैं अकाउंट, इसको बोल लीजिए आप। दुनिया भर की जितनी भी बैंक हैं, अच्छा। वो सब बैंक यहीं निहित हैं। अच्छा। अब ये क्या होता है, उसकी पर्सनल बैंक है, ये कोई पंजाब नेशनल में खाता खुला हुआ नहीं है। हाँ। इसको खुद का खाता है। अच्छा। अब इसमें वो कितना व्यय करेगा, कितना डालेगा, कितना इसमें से निकालेगा, अच्छा। वो सब इस कोठरी के अंदर आएगा। हाँ। ये होती है धन को बचाने की क्षमता, अच्छा, कि व्यक्ति के अंदर कितनी मतलब ये कैपेसिटी सच है बात जो मतलब चर्चा हाँ, है, सही है, ये सही बात है, बिल्कुल गलत नहीं है। अच्छा। इसके साथ साथ ग्रहों को भी देखना चाहिए, हाँ। रेखाओं को भी देखना चाहिए, पर्वतों को भी देखना चाहिए, अंगुलियों को भी देखना चाहिए, चिन्हों को भी देखना चाहिए। शुभ अशुभता को देखने के बाद ये कोठरी आपके लिए कैसी है। जैसे कोठरी तो सबके हाथ में है, कहा रहे नहीं पंडित जी तो ऐसे ही कह रहे हैं, कोठरी तो सबके हाथों में होती हैं, लेकिन वे तो गरीब रह जाते हैं। तो भैया उनके जो हाथ का कलर है वो गुलाबी नहीं होता है, ये तो वो मीडियम कलर होगा, यानी कि गेहूं का कलर होगा, या पीला कलर होगा, या काला कलर होगा, या फिर उनके हाथ चौकोर होगा। अच्छा। चौकोर होने पे आप अपने खुद के परिश्रम से बहुत कुछ अर्जित करेंगे। तो लेकिन शुरू में तो आप जीरो रहेंगे ना। अच्छा। उसी तरीके से सब कुछ देखने के बाद पता लगता है, मतलब हाथ का आकार और रेखाओं के साथ बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें। लेकिन हाँ, अगर कोई सही में जानना चाहता है कि मैं धनवान बनूंगा या नहीं बनूंगा, यदि उसका मनी ट्रायंगल बंद है, तो आंख बंद करके आप 100% कह सकते हैं कि आप कितने ही समय में बने, लेकिन धनवान जरूर बनेंगे। क्योंकि धन की कोठरी है, ये हमारे पूर्वज लोग पहले से सब बताते आए हैं कि ये धन की कोठरी बहुत महत्व रखती है। धन के मतलब हस्तरेखा के बारे में किसी को कुछ ना पता हो, ये जरूर पता होता है कि ये धन कोठरी की कोठरी है, धन की कि कोठरी आपके है, में कितनी बनी है, मेरे में कितनी बनी है। हाँ, ये चलता है। अब इसमें ये राहु की स्थान है। हाँ। राहु क्या होता है, जब पैसा आता है तो व्यक्ति की मति भ्रमित होती है, क्योंकि पैसा चलायमान है। लक्ष्मी केवल नारायण के पास टिकती है, हम नारायण तो है नहीं, या तो हमें नारायण जैसे गुण लाने पड़ेंगे तब हमारे पास लक्ष्मी टिकेगी। अब व्यक्ति की यही सबसे बड़ी गलती है कि वो लक्ष्मी का पति बनकर बैठ जाता है, मालिक बनकर बैठ जाता है, स्वामी बनकर बैठ जाता है। धन आया तो धन के लिए राहु होता है, फिर भ्रमित हो जाता है व्यक्ति। तो उसको भ्रमित नहीं होने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, उस समय पर ध्यान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। जितने पैसे आते रहे उतना भजन बढ़ा दो, उतनी मालाएं बढ़ा दो, तो शांति रहेगी। उदाहरण के तौर पे ये हमारा उदाहरण काफ़ी समय में प्रचलित भी है। व्यक्ति के घर में यदि माटी के बर्तन हो तो आराम से सोएगा, सोने के बर्तन हो तो नहीं सो पाएगा, नहीं सो पाएगा, है ना। उसी तरीके से यदि यहाँ पर आप देखेंगे, धन बना हुआ है, धन की कोठरी है, उसके अंदर मछली का साइन है, बहुत अच्छा है, उसके अंदर स्वस्ति का साइन है, ठीक है। लेकिन धन की कोठरी थोड़ी सी भी खुली हुई है, पूरी बंद नहीं है, इस प्रकार से कोई गैप है, या राहु रेखाएं काट रही हैं, या इसके बीच में कोई क्रॉस है, तो आपका धन फंस जाएगा। इस कोठरी के अंदर कोई क्रॉस है तो आपके पास धन होने के बाद भी कुछ नहीं होगा, या तो आपने इतना उधार दे दिया होगा, या कहीं ना कहीं आपका धन लग जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि आपका धन काफ़ी फंस जाएगा। अब वर्तमान समय में बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि पैसा आता तो है बस रुकता नहीं है, कि कारण है इसको निकल जाना, खुल जाना। उनकी जो
आप देखेंगे मनी ट्रायंगल है, खुली हुई होती है, बंद नहीं होती है। अच्छा मनी ट्रायंगल बंद जिनकी होती है वो पैसे को बचा पाते हैं, अपने पास रख पाते हैं। अच्छा। अब एक मैं अपना व्यक्तिगत सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप अपने बारे में, जो आप पढ़ाई की बात कर रहे थे, गुरुकुल से पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई की आपने, कितने साल पढ़ाई की, कैसे कोई बच्चा अगर बनना चाहता है, करना चाहता है, तो वो कहाँ से शुरू करे, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, गुरुकुल परंपरा में हम्म, सबसे पहले तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों को पढ़ाएं, मेरे तो ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से संस्कार सिखाए जाते हैं और संस्कृत सब्जेक्ट भी रहता है और हिंदी भी अच्छी रहती है। उसके बाद व्यक्ति को 5 तक पढ़ाने के बाद 6ठी कक्षा से आप गुरुकुल में एडमिशन करवा सकते हैं। हरिद्वार में बहुत सारे गुरुकुल हैं और एक सप्तर्षि आश्रम है हरिद्वार में, और सप्तर्षि आश्रम से हमने पढ़ाई की है। श्री जगतदेव सिंह संस्कृत महाविद्यालय उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से है, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी। उसमें आप अपने जो बच्चा है उसका दाखिला करा सकते हैं। 9वीं क्लास से वहाँ पर एडमिशन होते हैं। और अलग एक भगवान दास हैं और काफ़ी सारे हैं। अब BHU में करा सकते हैं, लेकिन BHU में उस प्रकार के, काशी में काफ़ी सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं विद्वान बनाने के लिए। हरिद्वार में करा सकते हैं, अलग अलग स्थान पर, गुरुकुल के उज्जैन में करा सकते हैं, परंपराएं रहती है, वहाँ पर आप एडमिशन करा सकते हैं। क्लास राउंड करेंगे अब हम लोग, उसमें उपाय पूछते हैं। अच्छा, ठीक है, कि छोटी छोटी ची समस्याएं हैं, उनका आप एक एक लाइन में उपाय बताइए जो आपने अब तक लोगों को दिया हो। मान लीजिए पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? कुबेर और लक्ष्मी की। अच्छा जी। मतलब कैसे मूर्ति रख लें घर में, कैसे क्या श्री करें? यंत्र का पूजन। ओम श्रीश्यते लक्ष्मीश्च पत्न्याम बहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम स्विनो व्याप्तम मयि संनिखाणा मोमयि खाणा सर्वलोकम मयि खाणा। इस मंत्र का डेली आप अभिषेक कर सकते हैं। या फिर एक श्री सूक्त होता है, हिरण्यवर्णाम हरण्यम सुवर्णा रजतस्रदाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्याम हिरण्यविंदेहम गामस्वं पुरुषाणाम अस्य पूर्वाम रथ मध्य हस्तनाद प्रमोदनीं श्रीम देवी मुपावे श्रीमा देवी जुष्टाम। इस प्रकार से हाँ, आप आगे मंत्र बढ़ता बता है। दीजिए तो अपना देख तो लें। श्री सूक्त इसका नाम है। अच्छा। ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ये यूट्यूब के माध्यम से या PDF के माध्यम से निकाल के आप श्री यंत्र का अभिषेक करेंगे तो आपके घर में जो श्री है, लक्ष्मी है, वो रुकने लग जाएगी। दूसरी बड़ी समस्या है लोगों की शादी नहीं हो। शुक्र को बैलेंस, हर स्त्री का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। अच्छा। जैसे कि जहाँ पर आपको स्त्री दिखती हैं उनका सम्मान कीजिए, इससे शुक्र बैलेंस होता है। शुक्र शादी का कारक होता है। और गुरुओं का सम्मान और माता पिता का, वृद्धों का सम्मान कीजिए, वृद्धों को दान करना शुरू कीजिए, शादी हो जाएगी। अच्छा। और इसके लिए अगर रेमेडी करना चाहें तो अपना जो जल होता है उसमें हल्दी डालकर नहाना स्टार्ट कर दें। और जो अपने घर में वास्तु के अनुसार देखना चाहें तो आप जो आग्नेय कोण होता है उसमें 120 दिन कोई सो जाए तो उसकी शादी 120 दिन के अंदर हो जाती है। हाँ जी। एक बार रिपीट कर दीजिए। किसी की शादी ना हो रही हो हाँ। तो घर में जो अपना आग्नेय कोण होता है, अच्छा। उस डायरेक्शन में उसकी जो चारपाई है डाल दी जाए व्यक्ति की, उसको वहाँ सुला दिया जाए तो 120 दिन के अंदर उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। हुआ है। तो आग्नेय कोण में सिर्फ सोना है या फिर उधर सिर करके सोना है या किस तरह से? आग्नेय कोण में उसका जो कमरा है वो आग्नेय कोण में होना चाहिए। अच्छा। उसका आप बिल्कुल रसोई के पास में भी उसकी सुला सकते हैं उसको। शादी के बाद बच्चे की समस्या होती है लोगों को। शादी के बाद जो बच्चों की समस्या होती है, इसके लिए सबसे पहले संतान गोपाल का पाठ होता है और उसके साथ साथ काफ़ी आयुर्वेदिक उपाय करवाने चाहिए। आयुर्वेदिक उपाय होते हैं। और साथ में अपने शुक्र और बुध, शुक्र बुध, क्योंकि बुध से बच्चों की रेखाएं बुध पर भी होती हैं। शुक्र और बुध और गुरु, इन तीनों का उपाय कर लेना चाहिए। अच्छा। यदि अब ये देखना चाहिए कि किसी की समस्या पूजा कहाँ आ घर रही में है। करने की, पूजा का कोई उपाय? पूजा के लिए संतान गोपाल पाठ। अच्छा। संतान के लिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता, अगर बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर मन कहीं अलग ही लगता है, अब मन कहाँ लगता है पहले तो ये देखिएगा कि वो मन जा कहाँ रहा है। मन राजनीति में तो नहीं जा रहा, क्योंकि मन कहीं तो जा रहा होगा, मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। अब पहले आप ये पहचान लीजिए मन जा कहाँ रहा है। आपको पता लग गया मन किसी आपके फीमेल पार्टनर की ओर जा रहा है ना, या मन आपका पढ़ाई में नहीं लगता, व्यापार की ओर जा रहा है। तो मैं तो पहले ये कहूँगा कि जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। तो व्यापार की आप स्टडी कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ व्यापार को भी पढ़िए। लेकिन वास्तव में वो ना तो मन पढ़ाई में जा रहा है, ना मन व्यापार में जा रहा है, मन जा रहा है व्यर्थ के कामों में। उसके लिए रेमेडी है, राहु को सुधार लीजिए। रात्रि को समय से सोइए, सुबह समय से उठिए। और उसके साथ साथ मछलियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए। और मेडिटेशन मेन है।
ये करने मात्र से ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम स राहुवे नमः इस मंत्र का जाप कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, मन आपका रुकेगा। या फिर चंद्रमा का कोई उपाय कर लें, चंद्रमा मन का कारक है। हाँ, मान लीजिए आप जो कह रहे हैं कि मन तो कहीं तो जा रहा होगा, गलत आदतों में मन जा रहा है, चांदी की चैन तत्काल पहन लेनी चाहिए, गंगा जल से नशे में डूबा हुआ है आदमी, या इस तरह की कोई आदत पड़ गई है। देखिए, जब व्यक्ति नशे में जाता है या गलत खान पीन में जाता है तो उसके लिए उसके कुंडली में एक योग बनता है, हाथों में भी एक योग बनता है। आप पहचान सकते हैं इस तरीक़ा से कि व्यक्ति नशे करता है या नहीं होगा। इसके लिए हम देखेंगे उसका जो गुरु पर्वत है वो इनबैलेंस होगा, या तो उस पर कोई काला तिल होगा, या फिर राहु और गुरु को कनेक्ट करने वाली कोई रेखा होगी और वो भी टूटी हुई होगी। राहु और गुरु दोनों यदि किसी के भ्रमित हैं तो व्यक्ति गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। पार्टी और अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गलत काम जिसको बोलते हैं, उन गलत डायरेक्शन में व्यक्ति चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अपने शास्त्रीय भाषा में गुरु का इनबैलेंस होना और राहु का इनबैलेंस होना, गुरु चांडाल योग। ग्रह कलेश, घर में समस्याएं, आपस में कलह होती है। देखिए, सबसे पहले तो ग्रह कलेश उस व्यक्ति का जब तक नहीं निकलता जब तक उसके पितृ प्रसन्न नहीं है। पितृ और घर के कुल देवी देवता जब तक प्रसन्न नहीं है, आप 9 ग्रहों का कितना ही उपाय करते रहें लाभ नहीं होगा। इसके लिए ग्रह कलेश के लिए जिम्मेदार सबसे बड़ा होता है अपना पितृदोष। अच्छा। हर काम बनते बनते लास्ट में अटक जाता है। घर में कलेश रहता है, धन को लेकर कलेश रहता है हमेशा, वरना धन भी है फिर भी कलेश रहता है। तो इसमें कारण पितृदोष है। नारायणी जिसको हम बोलते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध, गया जी में श्राद्ध, ये सब चीज़ें कराने से ये ग्रह कलेश दूर हो जाता है। लेकिन तत्कालिक किसी की ऐसी अवस्था नहीं है कि वो इतना खर्च कर सके, जा सके, तो उसके लिए माँ पार्वती की और शिव जी की यानी शिव परिवार की पूजा करने से ग्रह कलेश शांत होता है। अच्छा। चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि छोटी छोटी बातों में उसको बड़ा बना देते हैं, परेशान। माइंड लाइन डिस्टर्ब। हाँ। चंद्रमा इनबैलेंस। हाँ। जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है तो मंगल भी इसका कारक होता है। अचानक गुस्सा और बहुत ज़्यादा गुस्सा, अचानक शांत। इसके लिए मंगल की रेमेडी करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का इसके लिए पाठ करना चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ कीजिए कि 11 हनुमान चालीसा का ही पाठ कीजिए। क्या ये कि हम आप चाहते हैं कि हमारा जो अंदर सुधार हो। अब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और कह देते हैं, करते भी नहीं है, तो हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिएगा और नुक्ति चढ़ा दीजिएगा मंगलवार को, और उससे आपको लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि किसी को पूजा पाठ का समय नहीं मिल रहा है, बहुत बिजी चल रहा है, लोग आजकल मतलब शहर की लाइफ ऐसी है। हाँ। आदमी कहता है मेरे पास समय नहीं है, किसी भी तरह से वो रास्ते में चलते हुए पूजा पाठ कर रहा है, पढ़ रहा है, क्या उसका भी लाभ वैसा ही होता है जैसा घर पे किया पूजा पाठ होता है? देखिए, यदि किसी के व्यक्ति के पास वास्तव में समय नहीं है तब वो उठते, बैठते, नहाते हुए, गाड़ी में जाते हुए, ऑफिस दफ्तर जाते हुए पाठ कर सकता है, राधा नाम जप कर सकता है, हरि नाम जप कर सकता है, संकीर्तन कर सकता है, और अनेक प्रकार की विधाओं से यानी कि तंत्र मंत्र यंत्र कुल मिलाकर अपने लिए उपचार कर सकता है। कीर्तन मेन है, कीर्तन कर सकता है। कीर्तन करने से उसके अंदर का भाव भी अच्छा होगा और उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, यानी शांति पा सकता है। कोई ऐसी चीज़ बताइए जो मतलब अलग अलग चीज़ें आप बता रहे हैं कि इस चीज़ के लिए मैंने अलग सवाल किए तो आपने उसका अलग अलग जवाब बताया। लेकिन कोई ऐसी चीज़ बताइए कि यूनिवर्सल हो, कि सारी समस्याओं का निदान अगर कहीं से मिल सकता है, मतलब कुछ ना कुछ लाभ आपको उसमें हो जाएगा, ऐसा कोई उपाय? देखिए, आप पूरे संसार में घुमाएं, सभी के देवी देवताओं से मिलाएं। भाई कोई कहता होगा मेरे शिव इष्ट हैं, कोई कहेगा मेरे विष्णु इष्ट हैं, कोई गणेश अपने इष्ट बताएगा, नहीं, सबके अलग अलग इष्ट हैं, किसी के कृष्ण इष्ट हैं, किसी के राम इष्ट हैं, लेकिन सभी के प्रिय कौन है? गाय। और 33 कोटि देवी देवताओं का वास किसके अंदर है? गाय के अंदर। तो गौ माता की जो नित्य प्रति सेवा करता है, पहली रोटी गाय को देता है और अपने बल पर 1 गाय, 2 गाय, 10 गाय का खर्चा उठा सकता है, उसको उठा लेना चाहिए तत्काल। खुद नहीं पाल सकता, गौशाला में पलवाए, उसकी नियमित सेवा करे तो उसको लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। उसके बाद अपने घर के वृद्धों की सेवा, यदि अपने घर के वृद्धों की सेवा व्यक्ति ने नहीं की है और अपने पिता से अगर अनबन रखता है तो उसका सूर्य नॉर्मली इनबैलेंस हो जाएगा। लेकिन सारे ग्रह जब बैलेंस करने की बात आती है तो हमें जाना चाहिए गाय के पास। गौ माता एक ऐसा उपाय है जिनकी सेवा करने से सारे ग्रह प्रसन्न होते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो रह गई है आपके? देखिए, अब एक ऐसी चीज़ है जिस पर व्यक्ति ध्यान नहीं देता कि हमारे ग्रह इनबैलेंस क्यों हो रहे हैं। अब ये ग्रह इनबैलेंस करने का फ्री का उपाय बताता हूँ। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो गरीब होंगे या फिर बहुत अच्छे पद पर होंगे, बहुत पैसा भी खर्च कर सकते हैं,
लेकिन फिर भी उनके घर में शांति नहीं हो रही है। कई बार लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं, हाँ। यकीन नहीं रखते हैं चीज़ों में, तो वो लोग भी इससे कटे रहते हैं। देखिए, सबसे पहले अब हम बात करते हैं सूर्य से। अब बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं जिनकी रेखाएं नहीं होती हैं, जिनके हाथ नहीं होते, क्या उनका भविष्य हाँ, नहीं नसीब होता? उनका भी होता है। एक शेर भी मैं एक दिन सुन रहा था, वो कहने वाले भी कहते हैं कि गालिब उनकी रेखा हाँ, भी होती नसीब है, उनका पता भी नहीं होता क्या है, क्या गालिब रहता है जिनके ना, हाथ नहीं होते। है ना? हाँ। तो उनसे मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले एक बार अपने ठीक से देखना चाहें उसको। जिनके हाथ नहीं होते हैं, केवल हस्तरेखा है इसके अंदर, माथे पर लाइन होती है, पैरों में लाइन होती है। जिसकी हस्तरेखा नहीं होती उसकी मस्तक रेखा होती है, जिसकी मस्तिष्क रेखा नहीं होती है उसके शरीर पर चिन्ह होते हैं, जिसके शरीर पर चिन्ह होते हैं उसका आकार होता है, उसके पैरों पर चिन्ह होते हैं, उसकी प्रश्न लगन कुंडली होती है, उसकी जन्म कुंडली होती है, उसका वास्तु होता है, उसकी नुमरोलॉजी होती है। तो कई सारी विधाएं ज्योतिष में हैं। एक शास्त्री को, एक जानकार को सभी विधाओं से परिपूर्ण होना चाहिए, केवल एक पर ही रुका हुआ ना रहे। आप हस्तरेखा सिर्फ सीख ली। हस्तरेखा का अध्ययन करते हैं, मैं आपकी अगर बात करूं, हाँ। आप सिर्फ हस्तरेखा का अध्ययन करते हैं या फिर बाकी चीज़ों का भी अध्ययन करते हस्तरेखा में हम शोध करते हैं, हैं? अच्छा। बाकी कुंडली का भी अध्ययन हमने किया है, न्यूमरोलॉजी का किया है। मेन अपना एक व्यक्ति का मेन अपना पसंदीदा कॉन्सेप्ट होता है, एक अपना एक ऐसा व्यक्ति को पसंद होता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हस्तरेखा को अपनी माँ मानता हूँ, क्योंकि जो हमें सम्मान दिलाती है, जो हमें पैसे दिलाती है। आप उपाय बता रहे थे कोई कि गरीब, उसके लिए बीच में मैंने बोल दिया तो। हाँ हाँ हाँ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर किसी को अपना सूर्य बैलेंस करना है और उसके पास पैसे नहीं है और वो चाहता है कि मैं ऐसा उपाय करूं जिससे मेरा सूर्य बैलेंस हो जाए, मेरा जीवन में मुझे खूब सम्मान मिले, तो अपने पिता से कभी भी अनबन ना रखे, या अगर है भी तो उसको तत्काल अनबन को आज ही भुलाकर पिता के चरणों में प्रणाम करे, क्योंकि जिसने जन्म दिया है वो पिता है अपना। चाहे वो कितना ही ज़्यादातर लोग क्या होते हैं आजकल, पिता से बिगाड़ के रखते हैं, तभी उनको नौकरियों में दिक्कत आती है, तभी उनको पदों पर अपमानित किया जाता है, तभी उनको सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि पिता से उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहती है। पिता से घुल मिलकर रहना चाहिए, और पिता का हमेशा सम्मान जो व्यक्ति करता है उसका सूर्य बैलेंस होता है, क्योंकि पिता का कारक सूर्य है। नेतृत्व, आपको कैसा नेतृत्व मिला है ये आपके पिता के ऊपर बताएगा कि आपके पिता की सेवा कर लीजिए, आपका गुरु, आपका पिता की सेवा करने से आपका जो सूर्य है वो बैलेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। माता की जितनी सेवा हो सके, क्योंकि माता का कारक चंद्रमा है। आप माता के जितने पैर दबाएंगे, मैं तो कहूँगा पैर दबाइए, कि भाई जिस माता ने हमें जन्म दिया उससे बढ़ के कोई नहीं। अगर वो माता हमारे लिए एक बार दुआ से कह दे कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, तो बच्चा कामयाब हो जाएगा, अगर आप सही में उनके प्रति अच्छा भाव रखते हैं तो। आपकी शादी भी हो गई है, फिर भी माँ में आप भेद मत लाइए। शादी हो गई है कोई बात नहीं, उनको उतना सम्मान फिर भी दिया जाए। ऐसा करने से व्यक्ति का चंद्रमा बैलेंस होता है। शादी की बात की हमने, एक चीज़ बहुत समस्या चल रही है आजकल समाज में, डाइवोर्स की, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के जो अपनी लाइफ लाइन है वो डिस्टर्ब होगी और मैरिज लाइन डिस्टर्ब होगी। मैरिज लाइन पर यदि किसी के नक्षत्र बन जाए, मैरिज लाइन आगे जाए और उस पर एक नक्षत्र बन जाए इस प्रकार से, तब उसके जीवन में अलगाव पैदा होता है, एक दूसरे के प्रति गलत भावनाएं पैदा होती हैं, जिसके कारण डाइवोर्स हो जाता है। यदि किसी का शुक्र पर्वत इनबैलेंस है, तब वो व्यक्ति शारीरिक कमजोरी के कारण उसका डिवोर्स हो जाता है। वहीं पर यदि आप देखेंगे आगे से रेखा जाकर दो मुखी हो जाती है, तो शुरू में उनका जीवन अच्छा चलता है, उसके बाद उनका डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शुरू में व्यक्ति की रेखा दो मुखी है, आगे जाकर एक हो रही है, तो ऐसे में व्यक्ति की लंबे समय तक शादी अच्छी चलती है। शुरू में उसके जीवन में कठिनाई देखने के लिए मिलती है, ये तो रेखा के अनुसार। अब किसी को यदि अपनी शादी लंबे समय तक के लिए चलानी है तो उसके लिए उपाय क्या है? सबसे पहले तो गुण मिलाए, और गुण से पहले कुल मिलाए, कि आप जिस कुल के हैं, क्या कन्या भी उसी कुल की है, आपके जैसे आपका स्टैंडर्ड है वैसे ही कन्या का भी स्टैंडर्ड है, कन्या किस प्रकार की, कैसे खानदान की है, कुल की है, ये आप पहले देखिए। लेकिन अब आजकल तो इंटरकास्ट लव मैरिज इतने सारे मामले बढ़ गए हैं, तो क्या उसमें ये सब चीज़ें संभव हैं? अब आप देखिए, आजकल डिवोर्स भी तो इतने ही बढ़ गए हैं, जितनी इंटरकास्ट मैरिज और ये सब बढ़ गए, इतने डिवोर्स भी बढ़ गए हैं। अब आप देखेंगे कि 5-5 साल के प्यार रहते हैं, 2 महीने में टूट जाते हैं। क्या कारण? पहले पंडित और नाई जाते थे, देखकर एक बार जो आ गए उन्होंने कह दिया, तो हमारे दादा परदादा, हमारे माता पिता सबके आज भी ऐसी ही शादी चल रही है। तो वो क्या देखते थे? वो एक सही मुहूर्त देखते थे। पहले मुहूर्त का बहुत प्रभाव था कि जब शादी होनी थी, पंडित जी ने कह दिया यदि 4:03 का मुहूर्त है तो 4:03 पर फेरे होने हैं। लेकिन आज क्या होता है कि कहीं बारात में और अलग अलग चीज़ों में मैरिज समय से नहीं हो पाती है, और पंडित को आजकल महत्वता कम दी जा रही है।
तो क्योंकि पंडित ही उस शादी का प्रधान मुखिया होता है। अब पंडित को एक तरीके से किनारे कर दिया जाता है। अन्य अन्य रस्मों में आप देखिएगा, बैंड बाजा बुग्गी, इसमें कितने लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं टेंट में, पंडित को सम्मानित नहीं करते हैं। पंडित को जो मुख्य दक्षिणा है वो दे नहीं पाते हैं, देते ही नहीं है उनको, उनके लिए 500 रुपये निकाल देते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। वो जब पंडित खुशी से आपके यहाँ से नहीं जाएगा शादी करा के, जो शादी का मुखिया है, सही मुहूर्त पे शादी नहीं होगी तो आपकी शादी नहीं चल सकती। एक चीज़ वो कि मान लीजिए शादी हो गई, शादी लंबी चल गई, बुढ़ापा कैसे कटेगा, कैसे पता चले? बुढ़ापे के लिए अगर हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपनी सारी रेखाओं की एंडिंग देखें कैसी है। सबसे पहले जैसे अपनी जीवन रेखा है तो इसकी एंडिंग कैसी है, मस्तिष्क रेखा है इसकी एंडिंग कैसी है, उस समय पर हमारी मस्तिष्क की स्थिति क्या रहेगी। हृदय रेखा, हमें कोई व्यक्ति परेशान तो नहीं करेगा, कोई हमें हार्ट अटैक तो नहीं होगा। इन सब चीज़ों से आप देखिए लास्ट अवस्था कैसी है। सबसे पहले तो पहला उपाय ये है। फिर आप देखिए यहाँ पर अपनी 34 वर्ष तक उम्र, अपनी इन दोनों उंगलियों के बीच में यदि यहाँ पर गैप है तो व्यक्ति का संघर्ष में जीवन रहेगा 34 वर्ष तक। बीच वाली उंगली में 55 वर्ष होता है, यदि बीच में गैप है तो 55 वर्ष तक व्यक्ति परेशान रहेगा। यदि ये वृद्ध अवस्था होती है, यदि इसके बीच में गैप नहीं है तो व्यक्ति अच्छा जीवन उसकी बाल्यावस्था भी अच्छी जाएगी, मध्य अवस्था भी अच्छी जाएगी और वृद्ध अवस्था भी अच्छी जाएगी। तो इसके ऊपर गैप के बीच में जितने भी गैप होंगे, ये आपकी आयु के आधार पर आप देख सकते हैं कि हमारा बुढ़ापा अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे चंद्रमा माता से रिलेट करता है, भाई से मंगल रिलेट करता है। तो किसी को अगर भाई से अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया रखता है, भाई भाई में प्यार होता है, तो उसके पास बल अधिक रहेगा। वो कोई भी व्यापार करे, कोई भी काम करे, व्यक्ति का अच्छा चलेगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं बृहस्पति, जो व्यक्ति गुरु से अनुबंध रखता है और घर के बड़ों से और बड़े लोगों से बदतमीजी से बात करता है, अच्छे से बात नहीं करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में वेल्थ की कमी रहेगी, सही डायरेक्शन की कमी रहेगी, वो भटकेगा। बुध, अगर आप अपने मित्रों से आप अच्छी बातें रखते हैं तो आपको कभी 10,000 की ज़रूरत पड़ी, 20,000 की ज़रूरत पड़ी, फाइनेंशियली कहाँ से आएगा? आपके मित्र ही तो करेंगे। आप किसी समस्या में फंस गए तो मित्र करेंगे। तो स्वाभाविक सा उपाय है, आप अपने मित्रों को काबू में रखिए। आपका बुद्ध, आपका वाणी, आपका व्यवहार, आपका वजूद बचा रहेगा। यानी क्या उपाय है मित्रों के लिए? मित्रों के लिए आप उनसे अच्छा रखिए, अच्छे मित्र बनाइए, अच्छे लोगों से मित्रता रखिए और मित्र से कभी धोखा नहीं कीजिए। मित्र को पूरा सम्मान जैसे रहता है, अभी मित्रता में जैसे मित्र होना चाहिए वैसे मित्र की तरह से रखिए। अब हम बात करते हैं बुध के बाद बृहस्पति की बात हो गई है। सूर्य यानी पिता की, यदि पिता से कोई व्यक्ति अच्छे बनाकर रखता है तो उसको जीवन में सम्मान मिलता है। चंद्रमा यानी माता से बनाकर रखता है तो उसको यात्राएं होती रहती हैं और जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियां मिलती हैं। शुक्र, यदि पत्नी से कोई व्यक्ति बनाकर नहीं रखता, हमेशा पत्नी को परेशान करता रहता है, या पत्नी है और अपने पति को हमेशा परेशान करती रहती हैं। जैसे आप देखेंगे बाहर का काम पति करते हैं, एक छोटा बच्चा होता है उसको पत्नियां संभालने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में पति क्या होता है, उनके लिए बाधा होती है कार्य में। तो आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखिए और पति पत्नी को खुश रखिए, दोनों आपस में खुश रखें। पति पत्नी को खुश रखे, पत्नी पति को खुश रखे। तो ऐसे में देखने के लिए मिलेगा कि उनके पास लग्जरी आनी शुरू हो जाएगी, समृद्धि आएगी, समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी, लक्ष्मी आनी शुरू हो जाएगी। और आपका शनि यानी कि आपके नीचे कोई सेवक काम करता है तो कभी उसको प्रताड़ित इस प्रकार से ना करें कि जिसको उसको बुरा लगे। उनके साथ गलत व्यवहार ना करें, तो आपका व्यापार जीरो से आपको हीरो बना देगा। तो अभी आपने देखा कि आचार्य वशिष्ठ जी ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी बहुत सारे सवाल जो आपके मन में रहे होंगे उसका जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप आते रहिए, देखते रहिए ABC भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।